हेलो एवरीवन। आज हम आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। शायद ये चैप्टर आपका 30 to 40 मार्क्स का आएगा पेपर में, इफ नॉट लेस, एंड दैट इज योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिवीजन। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है सर? कोई बेसिकली बिजनेस है, आपका बड़ा एम्पायर है। अब अलग अलग उसमें इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है, अलग अलग उसमें जो वो है बिजनेस के सेंटर्स, जैसे प्रोडक्शन अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया, या फिर रिलायंस एक ग्रुप समझो। रिलायंस ग्रुप में आपस में आप देखो कितने टाइप्स ऑफ डिविजन। रिलायंस जियो हैंडल्स द टेलीकम्युनिकेशन पार्ट, रिलायंस पेट्रोलियम द एंटायर पेट्रोलियम पार्ट, Reliance has even take over Big Bazaar now. So these are so many businesses that Reliance is entering. Now Reliance need to measure its performance, that how he or she will perform, how the business is performing. इतना सारा जो टन्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी के लिए परफॉर्मेंस मेजर। सर सिंपल है ना, जो ज्यादा कमा रहा है उसको अच्छा परफॉर्म कर रहा। यही यही सोच तो बदलनी है, देश बदल रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, दैट दिस इज व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक इन द अर्लियर टाइम्स। अब हम फाइनेंशियल से ज्यादा बेटा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे ध्यान दें। बाय द एंड ऑफ चैप्टर, बाय द एंड ऑफ द रिवीजन वी विल डू, you will be thorough कि why we should not only check the financial factors but we should also check the non financial factors। हमें क्यों सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए ये तो गए ओवरव्यू अपन क्या क्या पढ़ेंगे। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बिफोर जस्ट डोंट सी अ पार्ट ऑफ दिस रिवीजन एंड डिसाइड कि सर ने तो ये ऑर्डर नहीं फॉलो किया, आईसीआई का। बेटा आईसीआई का भले ऑर्डर चेंज किया, लेकिन क्योंकि लाइक अ हॉट नाइफ कट्स थ्रू अ बटर, मेरा मेन एम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझे रादर देन आपको फ्लो समझे। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा मेन है, तो मैंने वो फ्लो चुना है जो बेस्ट है, जो एज अ स्टूडेंट मैं फॉलो करता था और उससे सबसे अच्छे से चीजें समझती थी। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग। बेसिकली तीनों का मतलब एक ही है। मतलब जो भाई जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उस बेसिस पे अकाउंट करो। जैसे इसका मतलब होता है कलेक्शन, इसकी डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ। कलेक्शन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वेर इंडिविजुअल मैनेजर इज हेड अकाउंटेबल, इट इज डायरेक्टली लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मतलब आउटलाइन, जो उसके रोल्स है, जहां डायरेक्टली मैनेजर लिंक है। सर मतलब जो बेसिकली मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है सर? मैनेजर होता है। अब ये किस टाइप का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है सर? इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जज होती है, सो इट इज अ फाइनेंशियल मेजर। वेरी गुड, इट इज अ फाइनेंशियल। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये वर्ड मैंने जानबूझ के इसमें रेड से लिखा बिकॉज इसी पे चीजें डिपेंड करती है कि आप किस हिसाब से इंफॉर्मेशन या परफॉर्मेंस एनालाइज करोगे। चार टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है सर, एंटरप्रेन्योर, फंक्शनल, डिविजन और मैट्रिक्स। एंटरप्रेन्योर, फंक्शनल, डिविजन, मैट्रिक्स। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर, शार्क टैंक देखा है अभी रिसेंटली, द एंटायर शार्क टैंक, ऑल दोस 4 शार्क्स या 4 to 5 शार्क्स, दे आर एंटरप्रेन्योर। हु आर एंटरप्रेन्योर? जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते और कुछ नया आइडिया लाते, इनोवेटिव आइडिया लाते। होल्ली एंड सोल्ली स्टार्टिंग में बिजनेस के वही होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हर चीज इंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग ही रिवॉल्व होती है। ओनर भी होता है, मैनेजर भी होता है, जब आप बिजनेस की स्टार्टिंग में हो। माइंड इट, व्हेन यू आर इन द इंटरप्रेन्योर स्टेट, वंस यू ग्रो, वंस द बिजनेस ग्रोस, दैट टाइम इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन जैसे अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो अभी इनिशियली मेरी कोई टीम नहीं, सब मैं ही हूँ। नोट्स मैं बनाता हूँ, वीडियोज मैं बनाता हूँ, चाहे एडिटिंग मैं करता हूँ। तो अभी ओनर भी मैं हूँ, अभी मैनेजर भी मैं हूँ, अभी सब चीजें मैं ही डील कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर, अभी तो सब चीजें सर आप ही डील कर रहे हो। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है सर? फंक्शंस बेस्ड होता है। मतलब सर फंक्शंस बेस्ड मतलब समझो, एक डिपार्टमेंट है, रिलायंस का एग्जांपल, लेट अस कंसीडर द सेम एग्जांपल ऑफ रिलायंस। रिलायंस हैज 4 डिपार्टमेंट्स: परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स। ओके, एवरी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ व्हाट हैपेंस is I am the manager of production department, you are the manager of sales, somebody else is the manager I guess of the operations where the product is being made, somebody is of the after sales। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारा प्रोडक्शन या हमारा डिपार्टमेंट पूर्ति है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूर्ति है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेल्स पूर्ति है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद सिर्फ आफ्टर सेल्स पूर्ति है। तो ये हो गया फंक्शन, एक एक फंक्शन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया। फिर डिविजनल। अब डिविजनल में क्या होगा? डिविजनल में ध्यान देना, यहाँ हम प्रोडक्ट बेसिस पे बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस चीज पे ध्यान देना, रिलायंस ग्रुप की जब बोर्ड मीटिंग होती होगी, एक इंडस्ट्री में मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। रिलायंस ग्रुप की जब मीटिंग होती होगी, बोर्ड मीटिंग, फॉर एग्जाम्पल जियो का हेड मैं हूँ, पेट्रोलियम का हेड आप हो, बिग बाजार का हेड आपका कोई फ्रेंड है, समझ लो अभी।
जब मिलते होगे तो जियो में क्या हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही मैं फिर सब डिविजन कर दूं उसके नीचे, मैं मेरे नीचे फिर डिविजनल रख दूं कि भाई सारी प्रोसेसेस फॉर एग्जाम्पल ए मानेगा, लेकिन जब मैं अंबानी से मिलूंगा, जब मैं नीतू अंबानी या जब मैं मुकेश अंबानी या जब मैं डायरेक्टर से मिलूंगा, तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, टॉप पे तो मैं ही हूं। वो होता है, आप एक स्ट्रक्चर समझना। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो का, अब समझ लो ये सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है, सैमसंग का चार्जर। यस सर, अब ये चार्जर बनाया, अभी चार्जर बनाने के लिए कोई मैनेजर होगा जो सिर्फ चार्जर का देखेगा। यस, वो क्या हो गया, वो हो गया सर प्रोडक्ट मैनेजर, मतलब प्रोडक्ट बेसिस पे, मतलब हो गया डिविजनल, कि चार्जर डिवीजन एक बंदा देख रहा। अब चार्जर डिवीजन के अंदर भी तो प्रोडक्शन होगा, चार्जर डिवीजन के अंदर प्रोडक्शन एक बंदा देखेगा, उसके अंदर परचेज दूसरा बंदा देखेगा, उसके अंदर सेल्स तीसरा बंदा देखेगा। ये हो गया फंक्शनल वाला। और जब सैमसंग ने स्टार्ट किया होगा सबसे पहले साउथ कोरिया में, तब उनके पास इंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर रहा होगा। तो समझा आपको कि कैसे कैसे लैडर है। ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्लो, समझना प्लीज, मेरे साथ बने रहो, एक अच्छी स्टोरी जैसा अपन पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। और मैट्रिक्स ना इन दोनों का मिक्स है। जनरली बिजनेस में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज होता है, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज होता है। मैट्रिक्स इन दोनों का मिक्सचर है। रिलायंस इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, 1 2 3 सब टाइप से प्रोडक्ट्स आते हैं। रिलायंस कितने प्रोडक्ट्स बनाता है, आप कोई फूड इंडस्ट्री एप्पल ले लो, अब एप्पल आईपैड बनाता है, आईफोन बनाता है, एप्पल वॉच बनाता है, एप्पल पेंसिल बनाता है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मैनेजर होगा। वो प्रोडक्ट के मैनेजर के नीचे लोग होंगे जिनका काम होगा कि सर हम प्रोडक्शन देखते हैं, हम सेल्स देखते हैं, हम परचेज देखते हैं। तो ये हो गया, कौन सा हो गया सर, सर ये हो गया अपना फंक्शनल वाला, एक एक फंक्शन और डिवीजन, अलग अलग डिवीजन, ये प्रोडक्ट ये वाले डिवीजन देखेगा, समझा। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अब समझना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे, अब उसके अंदर आता है स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर हमेशा समझना, कोई भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सर सबसे पहले तो हम जानते हैं हमको कितना खर्चा लगे। यस सर, बहुत ही सिंपल। हाँ सर, खर्चा कितना लग गया। हाँ सर, खर्चा, फिर हमको टोटल टर्नओवर है, टोटल रेवेन्यू कितना है। तो पहला कौन सा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, भाई खर्चा। एक सेंटर या एक मैनेजर की भाई तेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है। अब समझना, अपन अब इन डेप्थ गए हैं, आप इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट, फंक्शनल, डिवीजन, मैट्रिक्स, कुछ भी उठा लो, जो भी उसका मैनेजर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसमें डिपार्टमेंट कि सर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे 3 मैनेजर है, मैनेजर एबीसी, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई तू सिर्फ खर्चे देखेगा, तू कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ रेवेन्यू देखूंगा, तो रेवेन्यू। तीसरा कोई होगा वो सिर्फ प्रॉफिट देखेगा, क्या देखेगा, प्रॉफिट देखेगा। और जो फोर्थ वाला है वो क्या देखेगा, इन्वेस्टमेंट। सर याद कैसे करेंगे मैं बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, हमें हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट पता चलना चाहिए, तो पहला कॉस्ट सेंटर रहेगा। यस सर। दूसरा क्या होगा सर, कॉस्ट तो पता चल गया, लेकिन अब रेवेन्यू तो पता चले कि हम कितना टर्नओवर है, तो रेवेन्यू सेंटर एक हो गया। यस सर। फिर सर कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस अपना प्रॉफिट होता है, सर बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, जवानी के दिनों से, तो रेवेन्यू हो गया अपना। उसके बाद प्रॉफिट आ गया, अब प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, सो इन्वेस्टमेंट सेंटर। आई विल रिपीट दिस अगेन इन इंग्लिश फॉर दीस स्टूडेंट्स डाउन साउथ, अंडरस्टैंड। The first and the foremost for any product is to understand its cost. Then after, once we understand cost, we'll eventually determine the sale price that would lead to, that would give us revenue. Then revenue the second. Then we know this revenue, we know the cost. The difference is eventually our profit. We get the profit. And finally, where do we invest profit? And at the end of the day, we earn profit and we invest it somewhere. So fourth are the investment centers. ठीक है, ये। और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, जो लोग कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं। बिकॉज एक बिजनेस की सक्सेस इस पे नहीं डिपेंड करते हो कितना प्रॉफिट कमा रहा, इस पे डिपेंड करते हो प्रॉफिट इन्वेस्ट कहाँ कर। एप्पल ने, डिज्नी, मार्वेल, सोनी, एप्पल ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्यों? बिकॉज इन्वेस्टमेंट ही आपको बताते पैसे। देखो एक चीज लाइफ में समझना, आप कितनी भी मेहनत कर लो ना, आप अपने दम पे कुछ पैसा कमाओगे, लेकिन पैसा आइडियल रखना इज अ सिन। इट इज सेड मनी, टू कीप मनी आइडल इज अ सिन। डोंट कीप मनी आइडल, उसको इन्वेस्ट करो, और जो ढंग का इन्वेस्ट करेगा वही आगे जाएगा इवेंचुअली। सॉफ्ट बैंक ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, 400% रिटर्न लेके निकल ली। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट ढंग का करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, समझा। ये हो गया चारों सेंटर। इसी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे आपके इस बार के MTP 1 में May 22 की एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, ठीक है, समझा। और एक और चीज, ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, ये देखो, ये मतलब मैं आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, तो ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइज में एक मेन मैनेजमेंट होता है, वही सब डिसाइड करता। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि भाई मैनेजर को
सब होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट सेंटर में यूजुअली मैनेजर्स काफी दिमाग वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है, मैनेजर्स को पता होता है हमें कहाँ फंड इन्वेस्ट करना है। तो इसको कंपैरेटिवली थोड़ा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मैनेजर के पास पूरी ऑथोरिटी रहती है कि उन्हें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न। कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर में जनरली इतनी मैनेजर्स के पास ऑटोनॉमी नहीं होती है कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, बिकॉज द मैनेजमेंट डिसाइड्स वेयर टू इन्वेस्ट, मैनेजर्स डजंट हैव दैट ऑथोरिटी। ठीक है, चलिए नाउ सर ये तो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और सेंटर्स। अब सर सबसे मेन परफॉर्मेंस मेजर। अब आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो कैसे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऊपर ऊपर से देख लिया। अब जैसे प्याज की परतें खुलती है, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट लिया परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सर परफॉर्मेंस मेजर क्यों करना है, मैंने फिर बताया सर सबसे इंपॉर्टेंट है सर सर रीजनेबल इनिशिएटिव दे पाओ। जो मैनेजर है सर उसको जितनी उतनी मेहनत करिए ना, उतना उतना इनिशिएटिव दे पाओ। और एक इंडस्ट्री तभी सक्सेसफुल होती है जब वो अपने मैनेजर्स या अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको खुश रख पाती है। अ ट्रू एसेट इज योर एम्प्लॉयज। यस सर, इंडिया में पढ़ते हो ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस बेस्ड है उस पर। तो आपको आपके एम्प्लॉय को खुश रखना है। नेक्स्ट अकाउंटेबल। परफॉर्मेंस मेजर बताता है कि कौन सा मैनेजर किस चीज के लिए अकाउंटेबल है। मतलब आप ऐसे ही नहीं झाप दो, ए भाई जैसे जियो में फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वालों की झाप दे, तेरी गलती है, बोले सिम क्वालिटी के नहीं है। अरे जबकि प्रॉब्लम सिम का था ही नहीं, प्रॉब्लम उसका था जो नेटवर्क लगाता था, जो वायर्स लगाता था, उसने ठीक से नहीं लगा, इसलिए कस्टमर्स को ठीक से कॉल नहीं आ रहे थे। तो आप एग्जैक्टली अकाउंटेबल रह पाओगे। और ये आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मैच करेंगे। लॉन्ग टर्म में सर एक सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, शॉर्ट टर्म में सर क्या होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है अपन आगे पढ़ेंगे, टीबीएल ट्रिपल बॉटम लाइन में सस्टेनेबल वर्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर, हमारे एम्प्लॉयज खुश रहे, एम्प्लॉय टर्नओवर ना हो, एम्प्लॉय एट्रिएशन ना हो। सो दीज आर योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। बेसिकली 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जो भी सर सबसे पहले तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन होता है, उनको प्रॉपर इंसेंटिव दे पाए। यस सर। दूसरा सर जो अकाउंटेबल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, या जो गलती है वो पता है गलती सुधारे। थर्ड इट हेल्प्स अस टू अचीव बोथ आर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यस सर। सर आप अब इतने देर से परफॉर्मेंस मेजरमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट चिल्ला रहे हो। यस सर। सर हमें बताओ तो कितने टाइप के परफॉर्मेंस मेजरमेंट होते हैं। हाँ बेटा ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। 2 टाइप के परफॉर्मेंस मेजरमेंट होते हैं सर। 2? यस सर 2 होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। सर फाइनेंशियल मतलब जहां मेनली सिर्फ पैसा इन्वॉल्व, जहां अपन बाकी की चीजें नहीं देखते। तूने 100 रुपए कमाया, मैंने 101 कमाया, मैं अच्छा, ये फाइनेंशियल। वो कैसे निकालते वो मैं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा एब्सोल्यूट टर्म्स में समझ रहे हैं। तुमने 100 कमाया, मैंने 101 कमाया, मैं अच्छा। सर नॉन फाइनेंशियल मेजर्स मतलब, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स मतलब which do take into consideration finance, but they measures are not only based around finance। ध्यान देना, और आपको लाइफ में भी ऐसा ही होना है। पैसा बहुत जरूरी है। आज मेरे लिए मेरा ड्रीम है भाई, मेरा ड्रीम है मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है। मेरा ड्रीम है, इट्स माय ड्रीम टू बाय अ फॉर्च्यूनर, but that's not my only dream. My dreams are I need to buy Fortuner, but my other dreams are to make my family happy, to make my mother happy. That is my other dream. That dream doesn't require money. ठीक है, कुछ सपनों के लिए मनी चाहिए, कुछ सपनों के लिए नहीं चाहिए, ऐसे ही है। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स यही होता है कि पैसा है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन वो पार्ट है जिंदगी का, उसके अलावा भी जिंदगी है, समझना इस चीज को। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। अपन चलो एक एक मेजर को ना ठीक से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन चढ़ते हैं फाइनेंशियल मेजर्स। इस बात पे सर फाइनेंशियल सर क्यों ये कर रहे हैं, पहला दिमाग पैसे तरफ ही जाता। समझो सबसे पहले फाइनेंशियल मेजर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिंपल है सर, जितना नाम ही बोलता है ना, जितना रिटर्न मिल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट पे। मतलब ही क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक चीज समझना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन है स्टडी मैट का, इसी से समझा रहा हूँ। अवेलेबल आपके पास इन्वेस्टमेंट है 20-20 लाख दोनों प्रोजेक्ट के। यस सर। कंट्रीब्यूशन 2-2 लाख है। यस सर। अब क्या हो रहा है समझना, एक चीज ध्यान ना, इस चीज को मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा समझ लो। आपको 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन, जितना डिवीजन ए के हाथ में है ना कि वो कंट्रोल कर सकता है, वो 2 ही लाख तक कंट्रोल कर सकता है। अवेलेबल इन्वेस्टमेंट में वो 20 लाख करेगा, तो उसका रिटर्न कितना होगा बताओ सर? 2/20 सर 10% होगा सर। सर सिमिलरली 1.4/20 सर 7% होगा। तो आप समझ रहे हो टोटल आपके पास पैसा है 3.4 लाख। यस सर। और आप उसको अगर 40, तो टोटल आप 8.5% कमाओगे। ध्यान देना, कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। टोटल कंपनी 3.4% कमाएगी। यस सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है सर, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपको कितना रिटर्न मिला। इन दोनों ने 20-20 लाख इन्वेस्ट किया, तो इसको 2, इसको 1.4। यस सर। तो रिटर्न ऑन प्रपोज इन्वेस्टमेंट ये अपन ने निकाल लिया। अब प्रेजेंटली आरओआई क्या है, करेंटली
वो डिवीजन में अगर वो डिवीजन वाले पे आप 100 रुपए डालते हो तो करेंटली कितना आ रहा है, अगर आप यहाँ 100 रुपए डाल रहे हो इस डिवीजन में तो सर 13% मतलब 13 रुपए आ रहा है। सर यहाँ मैं डालता हूँ 100 रुपए तो 5% मतलब 5 रुपीज आ रहा है। तो यहाँ 13 रुपीज या 5 रुपीज। अब मुझे एक चीज बताना, तुम एज अ मैनेजर सोचना कि यार करेंटली आई एम अर्निंग हियर 5%, इस प्रपोज प्रोजेक्ट में मैं 7% कमाऊंगा, मैं क्या करूंगा बताओ। सर आप तो बोलोगे ना इस प्रोजेक्ट में चले जाओ 2% ज्यादा कमा रहा हो, वेरी गुड। ये कौन बोलेगा, डिवीजन बीटा वाला बोलेगा कि वेरी गुड अपन चले जाते। दूसरा आप हो डिवीजन अल्फा में, आप क्या सोच रहे हो, यार ये जो नया प्रोजेक्ट सर बोल रहे हैं ना उस पर तो मैं 10% कमाऊंगा, यार मैं अपने बिजनेस में 13 कमा रहा, मैं किस पे जाऊंगा, मैं 10 वाले इस पे जाऊंगा ही नहीं। यस सर। अब अगर डिवीजन अल्फा वाला क्या बोलेगा, विल ही एक्सेप्ट, नो ही वोंट एक्सेप्ट। विल द मैनेजर ऑफ डिवीजन बीटा एक्सेप्ट, यस। ओवरऑल कंपनी के लिए क्या है समझो, यार ओवरऑल कंपनी के लिए प्रॉफिट है ना, बिकॉज ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है, बेसिकली कंपनी को 8% ही अर्निंग होती है, कंपनी ग्रुप के तरफ से सोचो, ओवरऑल ग्रुप के तरफ से। और यहाँ ग्रुप कितना अर्न कर रहा है सर, 8.5%। क्या करोगे तुम, क्या करोगे, अभी छोड़ो, अभी डिविजन्स को छोड़ो आपस में, तुम बिजनेस ओनर हो, तुम अंबानी हो, क्या करोगे। सर मैं तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा पॉजिटिव, तो तुम क्या बोलोगे, यस करोगे। जबकि एक मैनेजर नो बोल रहा है, एक मैनेजर यस बोल रहा है, क्या होगा दोनों मैनेजर्स में, सर टसल होगी, दोनों मैनेजर्स में आपस में जमेगी नहीं। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। गोल कॉन्ग्रुएंस जो आपका है, गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब दोनों मैनेजर मिलके कंपनी का भला नहीं सोच रहे, अपना भला सोच रहे हैं, समझ रहा। तो ये इसमें प्रॉब्लम आती है, ये इसकी प्रॉब्लम है। The only con is that this measure does not promote goal congruence. Yeah, this is the only con, समझा। एक मैनेजर नहीं बोल रहा, दूसरा मैनेजर यस बोल रहा, ओवरऑल लॉन्ग रन में कंपनी को कितना प्रॉब्लम होगा, दोनों में जमी नहीं तो, समझ रहे हो। यस सर। अब नोट्स में पढ़ लेते हैं। सर इट इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस मेजर। सर रिलेटिव क्यों है, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट के रिलेटिव में निकाल रहे हो, आप एब्सोल्यूट टर्म्स में थोड़ी निकाल रहे हो। परसेंटेज जहां आया वहां रिलेटिव आ गया, हमेशा समझना, परसेंटेज जहां आया वो रिलेटिव आ गया। सर इसको याद कैसे करेंगे, अरे सिंपल है, तुम्हारे 12th में परसेंटेज है, 10th में परसेंटेज है, जैसे तुम्हारे परसेंटेज घर वालों से पहले कौन पूछता है, सर रिश्तेदार पूछते, कौन पूछता, रिश्तेदार पूछते, और रिश्तेदार रिलेटिव होता, तो जहां भी परसेंटेज है यूजुअली रिलेटिव टर्म्स आ जाती है, तो इट इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस में। यस सर। दूसरा डिविजनल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एसेट्स एम्प्लॉयड, परसेंटेज ऑफ एसेट्स एम्प्लॉयड पे बेस्ड होता है। अब अगला पार्ट, सर तो ये जो कौन है, ये कौन को सर अवॉइड कैसे करेंगे, कुछ तो गलतियां सुधारने के लिए अगला मेजर आता, तो अगला मेजर है रेसिडुअल इनकम। क्या है बेटा, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पहले समझो, जितना तुम्हारा कंट्रोलेबल प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट तू कंट्रोल कर, कंट्रोलेबल जान पूछ के बोला हूं मैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉफिट कंट्रोलेबल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, अब यार लॉकडाउन लग गया, अब मैं मेरे हाथ में है क्या ऐसा मैनेजर की लॉकडाउन में भी सीमेंट बेचो, ये कंट्रोलेबल प्रॉफिट है क्या, नहीं सर। उसी से उसके कारण मेरे साल भर का प्रॉफिट कम हो गया। अब मेरे अगर साल भर का प्रॉफिट कम हो अगर मेरे साल भर का प्रॉफिट कम हो गया तो क्या मेरे को कंपनी बोलेगी कि तेरे कारण कोविड हुआ, वॉज आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोविड, नो, वो तो लॉकडाउन लगा, तो वो नॉन कंट्रोलेबल, तो उसी को बोलते हैं जो कंट्रोलेबल प्रॉफिट है। उसमें से या जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना कैपिटल चार्ज, जितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें से कैपिटल चार्ज माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा, कैपिटल चार्ज माइनस कर दो, रिमेंबर कैपिटल चार्ज माइनस कर दो। कैपिटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर वो क्या होता है, आप एसएफएम में बहुत अच्छे से पढ़ के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो आपका कंट्रोलेबल प्रॉफिट। बेसिकली यार इतना इन्वेस्टमेंट, इतना मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, मतलब उसके लिए मैंने लोन लिया होगा, तो उतना तो मेरे को ब्याज लग गया। अब मेरे को बताइए, ब्याज लगा, तूने मेरे को प्रॉफिट उससे कम कमा के दिया, मतलब तूने अच्छा नहीं किया, या तूने ढंग का प्रॉफिट कमा के दिया, तो वो परफॉर्मेंस मेजर है, समझा। और हमेशा समझना ये एब्सोल्यूट टर्म है। सर एब्सोल्यूट क्यों टर्म है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल चार्ज का एक अमाउंट आएगा। हाँ सर, यहाँ भी कंट्रोलेबल प्रॉफिट है। क्या ये परसेंटेज में निकल रहा क्या, नहीं सर। और अभी आपने बोला जो चीज परसेंटेज में नहीं निकलती वो एब्सोल्यूट होती है, क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है, तो ये एब्सोल्यूट होगा, क्या होगा, ये एब्सोल्यूट होगा। यस सर। देन नेक्स्ट, चलो सेम क्वेश्चन, सेम मैं आपको डिवीजन अल्फा वाला वही एग्जांपल फिर से कैरी फॉरवर्ड। प्रपोज इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, यस सर। कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 लाख, 2 लाख, यस सर। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सबसे पहले इस पॉइंट को तुम ही हटा दो, यस सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी है, अपन क्या करेंगे, कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना है सर, अल्फा वाले का है 20, सॉरी अल्फा वाले का है 20, और सॉरी अल्फा वाले का कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, कंट्रोलेबल प्रॉफिट है 2, यस सर। और ये दोनों तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है। कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन 2 है, यस सर। और उसमें से माइनस कर दो सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे सर, 20 कर रहे सर। तो इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 8% है।
तो इंटू 8% सर, सो 2 माइनस 1.6, तो सर अल्फा वाले का आएगा 4, मतलब 2 माइनस 1.6 दैट इज 0.4, और ये लैक्स में है तो 0.4 लैक्स। और सर बीटा वाले का कितना आएगा, सर बीटा वाला का आएगा 2, उसका कितना कंट्रोल 1.4 है सर उसका कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, 1.4 है सर उसका कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, 20 इंटू 8%, तो 1.4 माइनस 1.6 दैट इज 0.2 नेगेटिव। तो मुझे बताओ डिवीजन अल्फा अच्छा परफॉर्म किया, डिवीजन बीटा? सर अल्फा कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया, एग्जैक्टली वही तो मेरा पॉइंट था। गोल कॉन्ग्रुएंस कभी अफेक्ट ही नहीं हुआ, समझ रहा क्या, गोल कॉन्ग्रुएंस अफेक्ट ही नहीं हुआ, गोल कॉन्ग्रुएंस अफेक्ट ही नहीं हुआ। रेसिडुअल इनकम में अपन एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू निकालते हैं, रेसिडुअल इनकम में अपन एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू निकालते हैं, यस सर। अब यहाँ अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग से सोचो, थोड़ा एक पॉइंट मैं बताता हूँ, तुम लोग कोई समझेगा इसमें क्या गलती है, तो सर बेस्ट है बेटा, जिंदगी में कुछ भी बेस्ट नहीं होता, नो मैटर हाउ गुड यू आर यू नीड टू स्ट्राइव टू इम्प्रूव, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब सर यहाँ क्या गलती हुई है, सर यहाँ ये गलती हुई है, मुझे बताओ ये जो 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, हाँ सर, ये तो कंपनी ने, ग्रुप ने ओवरऑल लोन लिया है ना, और दूसरा पार्ट ये तो ग्रुप ने ओवरऑल लोन लिया है। सेकंड मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, सर इसमें इक्विटी वालों का तो खर्चा ही नहीं है, या प्रेफरेंस डिविडेंड का तो खर्चा ही नहीं है, ये तो सिर्फ लोन का अमाउंट है, और लोन इनकम टैक्स में या साल में ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, ईबीटी बचता, टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को देते हैं ना आप लोग, याद है ना बैलेंस शीट, प्रेफरेंस डिविडेंड को उसके बाद देते हो। तो इसमें जो इक्विटी को खर्चा दे रहे हैं वो आया ही नहीं सर, इसमें इकोनॉमिक वैल्यू की आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नेट वैल्यू की बात कर रहे हो। और एज अ मैनेजर अगर कंपनी ने ज्यादा लोन लिया तो उसको मेरा मेरा परफॉर्मेंस मेजर क्यों कम करवाओगे आप, कंपनी ने अगर ज्यादा लोन लिया तो मेरा परफॉर्मेंस मेजर क्यों कम करवाओगे, ये इसमें गलती है, हमेशा समझना। अब आप फ्लो समझो, सबसे पहले इसमें क्या गलती थी सर, गोल कॉन्ग्रुएंस की गलती थी सर इसमें। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ये नोट्स मुझे आपको देनी है ना, ठीक है, ध्यान देना। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या होता है सर, बेस्ट फाइनेंशियल मेजर्स है अभी तक एब्सोल्यूट मेजरमेंट में सर, इट टेक्स बोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट, मैंने बोला दोनों इक्विटी एंड डेट दोनों का परसेंटेज देते हैं, इसीलिए क्योंकि डब्ल्यूएसीसी क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर हम एसएफएम में पढ़ के आए वो इक्विटी और डेट दोनों का हिस्सा लेता, ये सिर्फ इक्विटी डेट वाला लेता था। प्रॉफिट इसमें वेल्थ इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि वेल्थ होती है स्टेक होल्डर्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड जाने के बाद दो बच्चे, वो एक्चुअली आपकी वेल्थ है जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगी। समझा, तीनों में लूप होल समझे, लिंक समझी, क्या लिंक है, ठीक है, लिंक समझी। चलिए, तो सर इसका प्रॉफिट क्या है, ईवीए का प्रॉफिट है। अब मैं बता रहा हूँ सर, सर ये आप गलत प्रॉफिट बताया सर, स्टडी मैट में तो कुछ और दिया है। हाँ बेटा आपका स्टडी मैट से ही लिंक करवा दे रहा हूँ, क्या दिया हुआ है स्टडी मैट में, हाँ ये क्वेश्चन है, ये अपन एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल अभी देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए ईवीए, अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है सर, ईवीए में वही बोला सर, इन्होंने तो बोला हुआ है ना, ईवीए का फॉर्मूला है नो पैट माइनस डब्ल्यूएसीसी इनटू कैपिटल। अरे सर आपने गलत बताया, आपने तो क्या बताया, आपने तो सर बोला पीबीआईटी में से 1 माइनस टैक्स कर दो, सर ऐसा थोड़ी होता सर, सर यही होगा सर। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं मेरा एग्जाम्पल नहीं लेता सर, सर आईसीआई का एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए आईसीआई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या बोला हुआ है आपको, डब्ल्यूएसीसी और वो मैं आपको नहीं निकालते कैलकुलेट बताऊंगा, आप एसएफएम में पढ़ के आए हो। XYZ प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, ट्रेड पेपर्स दिया हुआ है, छोड़ो इसको। आपको सबसे पहले क्या बोला हुआ है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब तुम्हें पीबीआईटी दे दिया, हाँ सर पीबीआईटी दे दिया, इंटरेस्ट पेड मैंने क्या बोला, पीबीआईटी में से टैक्स माइनस कर देना, 30% टैक्स है, तो क्या होगा 2202.84 इंटू 0.7 कर दो, सीधा सीधा टैक्स माइनस करके, हाँ सर 2202.84 इंटू 0.7, 1541.988, यस सर। नाउ अब अपने को बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट, मैं डब्ल्यूएसीसी बता देता हूँ, डब्ल्यूएसीसी यही आएगा 12.07%, यस सर 12.07 आ गया। अब अपना फॉर्मूला क्या है सर, 1541.988, क्या है ये है सर अपना ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स, यस सर, माइनस डब्ल्यूएसीसी इंटू, क्या होता है डब्ल्यूएसीसी, बताओ डब्ल्यूएसीसी सर इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, यस सर, तो डब्ल्यूएसीसी कितना अपना 12.07% इंटू, अब इंटू क्या होगा सर डब्ल्यूएसीसी इंटू क्या मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि अपना 2439.52। अब वो आप क्वेश्चन से देख लेना, नॉर्मल कैपिटल में शेयर कैपिटल, ये तीनों का ऐड किया है बेसिकली, रिजर्व
शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म डेट, ये तीनों आपके कैपिटल फॉर्म होते हैं। ध्यान देना, लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल फॉर्म होता है प्लीज, ठीक है, ट्रेड पेबल्स नहीं होता। बैलेंस शीट याद करना है ना बेसिकली। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होगा सर, 2439.52, तो दैट इज 12.07। 2439.52 का 12.07% और माइनस 1541.988, 1247.537 कह रहा, 1247.5379। अरे सर हाँ यही आंसर, इधर क्या है, ये मैं आंसर है 1247.54, 1247.537। तो सर ये तो बहुत अच्छा हो गया। बेसिकली ईवीए निकालने का क्या फॉर्मूला है, पीबीआईटी 1 माइनस टैक्स। एसएफएम में भी मैंने तो एसएफएम से ही पढ़ा है, एसएफएम में तो यही पढ़ा है, पीबीआईटी 1 माइनस टैक्स। सिंपल, क्या है फॉर्मूला, पीबीआईटी 1 माइनस टैक्स। कोई फालतू नो पैट निकालो, ये 2 लाइंस लिखी हुई आपके कि सर नो पैट से कैसे जाती है, दोनों ध्यान क्यों देने का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का, उसमें से टैक्स माइनस कर देने का, खत्म, सिंपल, ज्यादा ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस नहीं देने का, समझा। तो सर ये तो हो गया फॉर्मूला इस, यस सर। अब अपन ध्यान देते, ठीक है, ये हो गया ईवीआईटी नो पैट कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का। अब ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये लेक्चर होने के बाद इलस्ट्रेशन 1 करोगे, ठीक है, मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा, लेकिन इलस्ट्रेशन 1 पहले आप लोग खुद करोगे, समझ रहे हो, फिर ताकि यार तुम्हें समझे ना कि कॉन्सेप्ट लगते कैसे है, ठीक है। चलिए, तो सर यहाँ तक का अपना अब समझना, ईवीए की लिमिटेशंस बता देता हूँ, फिर नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले सर ये एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, ये कंपैरिजन में ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट साइजेस में नहीं यूज होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा, लॉजिकली बताओ यार, लॉजिकली खुद ही सोचना, जितनी बड़ी ब्रांच उसको कैपिटल उतना ज्यादा लगेगा, खुद ही सोचना। मेरी एक छोटी सी ब्रांच है, इतनी सी ब्रांच है, उसको कैपिटल ही ₹1,00,000 का लग रहा, अभी उसको मैं डब्ल्यूएससी से इंटू ये करूंगा तो कितना कम आएगा, पर उसका प्रॉफिट भी तो कमाए। हाँ बेटा, बस उस रेशियो में नहीं आता ना जितना कम कैपिटल लग रहा है, ऐसा होता क्या। और डब्ल्यूएससी के टाइम अपन इक्विटी डेट सब लेते ना, खुद ही सोचना यार, इक्विटी वो कंपनी को लगता ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो पूरे कंपनी ग्रुप में आता तो अपन उसको भी इक्विटी का रेट लगाएंगे क्या। तो अलग अलग साइजेस वाली ब्रांचेस में नहीं होता, इसीलिए इट इज एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। सर हिस्टोरिकल डेटा मतलब बेटा पुराने डेटा, पूरा नंबर्स पे बेस्ड है, ये पूरे हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। सर क्या होता अगर कोई चीज हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है तो क्या गलत है। एक सिंपल सा एग्जांपल, कोविड जब आया था, मैं ये बहुत डिटेल वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, जब कोविड आया था, अगर हम शेयर नंबर्स में बात करेंगे तो सर वर्ल्ड में तो बहुत केसेस हो गए इंडिया में कोविड के। सर शेयर नंबर्स पे बात करो आप तो इंडिया में लाखों करोड़ों केसेस है, एब्सोल्यूट, दिस इज हिस्टोरिकल डाटा। नाउ अंडरस्टैंड दिस डाटा, दिस इज शेयर नंबर्स की 5 करोड़ 6 करोड़ केसेस हुए इंडिया में। नाउ अंडरस्टैंड दिस डाटा, थोड़ा दिमाग लगा के समझो। उत्तर प्रदेश फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन या महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन यूएस से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में यूएस जितने केसेस आए थे क्या, लेकिन पूरी इंडिया के अगर तुम डेटा मिक्स कर दोगे, अलग अलग ब्रांचेस के डेटा मिक्स कर दोगे तो फिर मैटर होगा ना, तो फिर वो सही नहीं होगा ना, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा ना, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा अगर तुम पूरे इंडिया का डेटा एक साथ मैच कर दोगे। तो उसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा। क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टोरिकल डेटा। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल डेटा, कि समथिंग जो तुम मल्टीपल ब्रांचेस मिक्स कर दे रहे हो एक ही डेटा में, ऐसा नहीं होता। जियो कभी भी खुद का कंपैरिजन नहीं करवाएगा फ्रॉम रिलायंस के अदर बिजनेसेस से। जियो न्यू है, 3 4 5 साल हुए, रिलायंस पेट्रोलियम 50 साल से, कंपैरिजन नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। अब सर ये तो हो गए फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। सर 3 ही फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पढ़े क्या सर, हाँ सर 3 ही तो रहते हैं सर, बता दो ना एक बार फिर से, सिंपल है सर। रेसिडुअल इनकम, सॉरी सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा रेसिडुअल इनकम, तीसरा सर ईवीए। सर आपने ऑर्डर क्यों चेंज किया, क्योंकि अपने फ्लो में उसमें पढ़ा। सर आरओआई में क्या गलती थी सर, सर गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं होता था, सर उसी चक्कर में रेसिडुअल इनकम आया। सर उसमें गोल कॉन्ग्रुएंस होता है लेकिन उसमें नया प्रॉब्लम आ गया सर। सर क्या नया प्रॉब्लम आया सर, वो इक्विटी और डेट दोनों के खर्चे को नहीं लेता था, सिर्फ डेट को लेता था सर, वो वेल्थ मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देता था सर। सर इसी सब प्रॉब्लम के कारण सर ईवीए आ गया सर। सर ईवीए क्या बताता है सर, सर ईवीए तो आपका और नया है सर, सर ईवीए आपका सब चीजें बताता है सर, आपने शॉर्टकट बताया ईवीए का। सर पीबीआईटी में से 1 माइनस टैक्स माइनस कर देने का, माइनस डब्ल्यूएससी इंटू, बता डब्ल्यूएससी इंटू वर्किंग कैपिटल सर। सर लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल्स, क्योंकि सबसे बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं, हाँ लेकिन करेंटली सबसे बेस्ट ईवीए है, ऐसे उसमें भी इंप्रूवमेंट है। सर क्या इंप्रूवमेंट है सर, अलग अलग साइजेस की ब्रांच को कंपेयर नहीं कर सकते वर्किंग कैपिटल के कारण। दूसरा सर हिस्टोरिकल डेटा पे डील करता है, वेरी गुड।
अब डील करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स डील। तो नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो फाइनेंस के अलावा मैंने पहले डिटेल में चिल्ला चिल्ला के बताया। ठीक है, चलो सर, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं सर बैलेंस स्कोर कार्ड। क्या है बेटा? बैलेंस स्कोर कार्ड है बेटा पहला इंडिकेटर सर, बैलेंस स्कोर कार्ड। मतलब ये चीज अपने को क्या बताती है, समझो। इट इज यूज, देखो एक बिजनेस में सिर्फ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, एक बिजनेस में दोनों एसेट्स होते हैं। हाँ सर, टेंजिबल भी होते हैं बेटा, इंटेंजिबल भी होते हैं। यस सर, हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं बिजनेस में सब होता है। जैसे गुडविल वैल्यूएशन, सर गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसको वैल्यू ही नहीं करते। अकाउंट्स नहीं कर रहे अपन इधर, सबसे पहले समझो कॉस्टिंग कर रहे हैं, एससीएमपी पढ़ रहे, यहाँ गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। सेल्फ जनरेटेड हो तो भी निकालेंगे, इनकम टैक्स नहीं चल रहा इधर, सेल्फ जनरेटेड है तो भी निकालेंगे। तो सर कैसे निकालेंगे सर? सर इसी के लिए तो अलग अलग मेथड्स है, बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड। स्टीव जॉब्स को अगर आप फाइनेंशियली सोचोगे तो एप्पल की आज कितनी ज्यादा इमेज स्टीव जॉब्स से लिंक्ड है, तो वो क्या सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स के कारण? क्या सिर्फ आईफोन निकाला इसीलिए? क्या नहीं, जो उनका सेंस ऑफ, जो उनका बिजनेस एथिक्स था, जो उनका लॉजिक था। समझ रहे हो? एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, लेकिन दोनों का डिफरेंस समझो आप। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट एप्पल में आ रहा है, एंड ऐसा नहीं है मैं आईफोन यूज कर रहा इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन एप्पल में पूरी चीजें टेस्ट करके होती है कि भाई हर चीज लैग वैग सब चीजें टेस्ट करके एप्पल इंप्लीमेंट करता है। वही आप माइक्रोसॉफ्ट को देखो यार, विंडोज 11 आया है अभी, कितना लैगी है वो, कितना लैगी है। क्यों ऐसा? बिकॉज ये दोनों की टेक्निक है। माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निक है कि भाई जल्दी दो, एक लार्ज बेस कैटर करो, बाद में सुधार लेंगे अपडेट। एप्पल का ऐसा है, भले ही हम लेट हो गए लेकिन हम ऐसा माल देंगे कि भाई उससे बेस्ट कुछ होगा नहीं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो दोनों गलत नहीं है, लेकिन दोनों ने टेक्निक अलग अलग लगा। तो आप बताओ, इन दोनों की सोच अलग है, तो सोच को मेजर कैसे करोगे? बैलेंस स्कोर कार्ड से चीजें समझेगी। समझ रहा है चीजें? यस सर। अब बैलेंस स्कोर कार्ड का मैं पर्सनली, ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर आपका अलग है, लेकिन आप ये ऑर्डर याद कर लेना। क्या ऑर्डर है सर? क्लिफ। स्कोर कार्ड का ऑर्डर है क्लिफ, क्लिफ शॉर्टकट है, क्लिफ शॉर्टकट है। यस सर। सर अपने को बैलेंस स्कोर कार्ड है, एक ऐसा कार्ड बनाने का, उसमें 4 एस्पेक्ट देखने का। देखो विजन एंड स्ट्रेटेजी में ये 4 एस्पेक्ट देखने का। सर सी से सबसे पहले अपन देखेंगे सर कस्टमर पर्सपेक्टिव, मतलब कस्टमर हमें कैसा देखता है। सर कस्टमर हमें कैसा देखेगा, ये आप पॉइंट्स कुछ लिखना। सबसे पहले तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या, उसी पे डिपेंड करता है कस्टमर कैसे देखेगा। ब्रांड वैल्यू जो होती है ना, वो इधर से आ रही है, समझना। देखो ब्रांड वैल्यू जो होती है, क्या होती है ब्रांड वैल्यू? गुडविल। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स, वो इधर से आएगी। ठीक है, ब्रांड वैल्यू गुडविल। अब सर कस्टमर क्या देखेगा? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है। अच्छा सर मस्त प्रोडक्ट है, लेकिन सर मैं 100 प्रोडक्ट ले रहा हूँ, 99 खराब हो जा रहे हैं। डिफेक्ट्स पर प्रोडक्ट भी तो समझो, इतनी गलतियां हो रही है प्रोडक्ट पे। यस सर। दूसरा सर, जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कस्टमर को इन अ डे डिलीवर करना है, तो क्या मैं उनको इन अ डे डिलीवर कर पा रहा हूँ क्या गुड्स? क्या मैं कस्टमर को इन अ डे गुड्स डिलीवर कर पा रहा हूँ क्या? ये इंपॉर्टेंट है सर। क्या मैं उनको इन अ डे गुड्स डिलीवर कर पा रहा हूँ क्या? दूसरा सर, गुड्स तो डिलीवर तो कर दिए सर, लेकिन क्या उसके बाद प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस दे रहा हो क्या? जैसे आज ही मैं एप्पल के शोरूम में गया था, मेरा एयरपोर्ट्स नहीं काम कर रहे थे। विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मुझे अटेंड किया, पूरा समझाया, सुधार के दिया। आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही चीज मैटर करेगी, बाकी चीजें नहीं मैटर करेगी। एक बार के लिए आपके प्रोडक्ट में 1-2 फीचर्स कम हो चलता, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जब भी वो मेरे से पूछते हैं ना सर कौन सी क्लासेस लूँ, ऐसी क्लासेस लेना जहाँ डाउट सॉल्विंग ठीक से, बिकॉज वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम बेसिकली समझ लो उसको आफ्टर सेल्स, ऑल्दो वो तुम सेल्स नहीं हो, लेकिन समझना आफ्टर सेल्स तुम डाउट्स अगर नहीं पूछ सकते हो तो मतलब नहीं है। तो सर आपसे भी नहीं पूछ सकते, कौन बोला ऐसा, कौन बोला? ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ डाउट्स पूछना। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, जहाँ डाउट पूछना है वहाँ पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप तो खुद का प्रमोशन कर रहे हो बेटा, थोड़ा तो प्रमोशन चलता है ना, थोड़ा सा, चलो। हाँ सर। तो आफ्टर सेल्स या ऑन साइट सर्विस हो गया। यस सर। अब सर CL कस्टमर पर्सपेक्टिव समझा, कस्टमर क्या क्या ध्यान देगा, फिर से रिवाइज कर लो। सर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? यस सर। सर कॉस्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट तो सही है सर, लेकिन सर डिफेक्ट्स बहुत हो रहे। अरे सर डिफेक्ट्स हो, सर डिफेक्ट्स और कॉस्ट हो गया सर, उसके बाद सर प्रोडक्ट भी होगा, सही भी होगा सर। ऑन टाइम डिलीवरी देते हो क्या आप? हाँ सर ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं सर, डिलीवरी भी दे दी, लेकिन आफ्टर सेल्स का क्या? सर वो भी हमारे लिए अच्छा है सर। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सर साइट पे जाके रिपेयर करने पड़ते हैं, जैसे एयर कंडीशनर। कभी देखा क्या कोई बंदा एयर कंडीशनर उठा के लेके जा रहा, तो उसके लिए ऑन साइट रिपेयर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अब समझना इसका मतलब क्या है। लर्निंग एंड ग्रोथ, मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि आप कभी भी, ऐसा नहीं होगा आपके लाइफ में कभी भी, अभी आप सीए पढ़ रहे हो, शायद आप, कुछ लोग मई में बने, कुछ लोग शायद एक ग्रुप दे रहे हो तो नवंबर में बनेंगे, एज द केस में भी।
लेकिन आप सीए बनोगे ऐसा नहीं है कि तुमने सब कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ है लाइफ में सीखने को, बहुत कुछ है। तुम जॉब में जाओगे तो वहां तुम्हारे सीनियर होगे, उनसे 4 चीजें सीखोगे, या जॉब के अलावा अगर कोई मेरे जैसा बिजनेस करेगा तो वो लाइफ में 5 चीजें सीखेगा। टीचिंग करेंगे तो आप अलग सीखोगे, मैं जैसे टीचिंग में हूँ तो मैं अलग सीख रहा, फिर बिजनेस करोगे तो अलग सीखोगे। तो आप ऐसे चीजें सीखोगे, लाइफ में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, आप कितने भी अच्छे हो, कोई ना कोई आपसे ज्यादा सीखा हुआ ऊपर रहेगा ही। तो ऑलवेज बी हम्बल। लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, क्या करना है, हाउ डू वी कंटिन्यू इंप्रूव एंड क्रिएट वैल्यू। इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन इंप्रूवमेंट ऐसा जो वैल्यू क्रिएट करे। ऐसा नहीं कि भाई इंप्रूव ही करते जा रहे, कोई वैल्यू ही नहीं क्रिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आप सीए हो, अब पहले आपकी बॉडी फिट थी, अब आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स, शर्टलेस कर रहे हो। कोई जॉब को आपके वैल्यू क्रिएट कर रहा क्या? ऑफिस में क्या शर्टलेस जाओगे क्या सलमान खान बन के? वो एक्टरों के काम है, आपको फिट रहना है, समझ रहे हो, इंप्रूव करना है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन की तरफ ध्यान दो ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये चीज? हाँ सर, ये चीज समझे। तो हाउ डू वी कंटिन्यू टू इंप्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, दिस इज लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। देन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। शॉर्ट टर्म में क्या है यार, शॉर्ट टर्म सक्सेस है ना, सक्सेस कोई पिज्जा नहीं है, डोमिनोज का पिज्जा नहीं है 30 मिनट में आ जाएगा। सक्सेस इज समथिंग विच टेक्स टाइम, विच टेक्स स्वीट इट्स टाइम। देखो मेरा फेवरेट आइटम बिरयानी है, बिरयानी 5 मिनट में नहीं बनती, उसके लिए आराम से 1-1.5 घंटा, संडे आफ्टरनून के 3-4 घंटे लगते हैं, मैरिनेट करो, राइस बनाओ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट जो टेस्ट होता है, वो सक्सेस होती है, वो लॉन्ग टर्म टाइम है। इसलिए हमेशा लाइफ में सक्सेस एम करना तो लॉन्ग टर्म करना। ये मत करना मेरे दोस्त ने अभी कार ले ली मैं नहीं ले पा रहा, अरे ठीक है यार, उसके वो शॉर्ट टर्म गोल्स है, तुम लॉन्ग टर्म पे जाओ। वो आज मारुति खरीद रहा या हुंडई खरीद रहा, तुम 4 साल बाद मर्सिडीज खरीदोगे, क्या इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे होगी? 3 लोगों को हमेशा लेके चलना, पीपल, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। अचीवमेंट, देखो एक्टिविटीज, ये 3 लोगों की एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। पीपल मतलब जो तुम्हारे एम्प्लॉयज में काम, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तुम्हारे एम्प्लॉयज। सिस्टम, जो ओवरऑल सिस्टम है कि जेआईटी सिस्टम है, या तुम प्रोडक्ट कैसे बुलाते हो, वो अपन ने पढ़ा, वो सिस्टम। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स, तुम्हारे प्रोसीजर्स क्या है, किस हिसाब से तुम एम्प्लॉयज को वो देते हो, प्रमोशन देते हो। तो ये 3 चीजें कस्टम, ये 3 चीजों की लर्निंग एंड पर्सपेक्टिव। दूसरा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या होता है सर? इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब ही हमें और कहाँ का बेटर होना है, ये हमारे आपस की बात है। इंटरनल बिजनेस हम आपस वालों की बात है कि हमें भाई समझना चाहिए कि हमें हमारे कस्टमर हमको बेटर कैसे देखेंगे और हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। सर इसमें लिखा हुआ है नेसेसरी फॉर एक्टिविटीज व्हिच आर नेसेसरी फॉर कस्टमर एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यस, उसी के लिए पहले फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव समझते हैं। सर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है? सर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होता है हमें शेयर होल्डर्स कैसे देख रहे हैं। मैं इधर एक खास करके एक वर्ड यूज किया है, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स नहीं यूज किया। समझा? मतलब अगला वाला जो अपन पढ़ेंगे उसमें क्या लिमिटेशन इनके कवर करेंगे। सर यहाँ स्टेक होल्डर आएगा, वेरी गुड। समझा? यहाँ सिर्फ शेयर होल्डर पे ध्यान देते, ये इसकी एक गड़बड़ है, ये लोग स्टेक होल्डर्स पे नहीं ध्यान देते। ये लोग 2 ही शेयर होल्डर्स मानते हैं अपने, कस्टमर और बिजनेस ओनर्स, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये आपको पता होगा स्टेक होल्डर्स क्या होता है। अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है? सर यहाँ ना अपन ना एक ना डेफिनेट परफॉर्मेंस चेक करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स यूज करते हैं फाइनेंशियली। सर यहाँ सिर्फ अपन पैसा देखते हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव में अपन कस्टमर रिलेटेड देखते हैं। सर लर्निंग एंड ग्रोथ में अपन ये चेक करते हैं अपन चीजें इंप्रूव कैसे करेंगे। और सर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में सर कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फुलफिल कैसे होगा। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या सर अपन देखते हैं परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल मेजर यूज करते हैं जो अपन पढ़ के आए। कौन से सर फिर से बोल लो ना सर एक बार, क्या होता है प्रभु, रिवाइज ही होता है ना सर जी उसमें कुछ नुकसान तो है नहीं सर जी। चलिए सर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सर आता है रेसिडुअल इनकम। चलो सर रेसिडुअल इनकम नहीं सर, सबसे पहले आरओआई, आरओआई से रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम से ईवीए। तो ये फाइनेंशियल मेजर यूज करने का, समझा लिंक कैसे बन रही है? ठीक है, कनेक्टिंग द डॉट्स। नेक्स्ट सर ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्रोप्रिएट मेजर। सर ये करते कैसे मैं एक बार समझा देता हूँ, ध्यान दो। ऐसा एक स्कोर कार्ड बनाने का आपकी विजन एंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको फाइनेंशियल इंटरनल सारे पर्सपेक्टिव करने हैं। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? खुद ही सोचना फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो स्ट्रेटेजी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मुझे आरओआई इंप्रूव करना है, मैंने अभी बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप रेसिडुअल इनकम डाल सकते हो, आप ईवीए डाल सकते हो, कोई भी डालो। सर सेल्स इंप्रूव करनी है, यस सर, ये तो होगा आपके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव। अरे वाह वाह सर, ऑब्जेक्टिव हो गई है। अब यार वो अचीव कैसे करूंगा, मेजर कैसे करूंगा मैं, मेजर कैसे करूंगा आरओआई? अरे सर अभी तो पढ़ा है सर, आरओआई कैसे, इंक्रीज इन आरओआई ना बेटा, परसेंटेज इंक्रीज इन आरओआई। सेल्स, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। सर ईवीए, पुराने ईवीए क्या, नया ईवीए क्या है? यस सर।
सर दूसरा कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। अब खुद ही सोचना कस्टमर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरे, कस्टमर मेरा यही जो पॉइंट्स पढ़े ना बेटा इधर, सर कॉस्ट कम हो जाए, डिफेक्ट्स कम हो जाए। अब इसको मेजर कैसे करूंगा, ये सिंपल है ना, पुराना कॉस्ट क्या था, नया कॉस्ट क्या था, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट चेंज। सर डिफेक्ट, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट, हर एक जो ये फैक्टर्स है इनके आगे परसेंटेज परसेंटेज लगाने का। यस सर, वो ये देखो, इंप्रूव ब्रांड रिकग्निशन, कस्टमर रिटेंशन। एक कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, आप अपने पॉइंट्स बना सकते हो, ये तो सिर्फ मैंने स्टडी मैट के कॉपी के एग्जाम्पल है। यू नो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है, दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, सॉरी, ये इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और चीजें होगी। अब समझना कस्टमर रिटेंशन क्या होता है। अरे यार तुम मेरे कस्टमर हो, मैं एप्पल का एक बार कस्टमर बना ना, एप्पल की जो क्वालिटी है ना, ट्रस्ट मी, मैं एप्पल से और कोई इकोसिस्टम में अब नहीं शिफ्ट हो रहा, क्योंकि कस्टमर रिटेन किया हुआ। तो वो कैसे करोगे सर, सर परसेंटेज इंक्रीज इन रिपीटेड कस्टमर, फर्स्ट कस्टमर आईडी होता है या एप्पल आईडी से लिंक होता है। सर कंप्लेन्स रिस्पॉन्डेड, यहाँ है ना कि अपन ये जो पॉइंट पढ़ा ना कि आफ्टर सेल सर्विस, तो ये कैसे मेजर करोगे, सर कितने कस्टमर्स की कंप्लेन आई, कितनी हमने कितनी सुधार ली, कितने टाइम में सुधारा, परसेंटेज के बेसिस पे। सिंपल, थोड़ा माइंड ओपन करके समझो। यस सर, नेक्स्ट सर देन इंटरनल पर्सपेक्टिव। इंटरनल पर्सपेक्टिव क्या होगा सर, सर हम प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे ताकि हमारा कस्टमर इवेंचुअली खुश हो। तो सर इंप्रूव इन प्रोडक्ट क्वालिटी, डिफेक्ट रेट कम हो जाए। दूसरा सर टाइमली डिलीवरी, कस्टमर को वापस कस्टमर रिलेटेड आ गया, तो सर ऑर्डर्स ऑन टाइम में हो गया। फिर सर लर्निंग एंड इनोवेशन, एक्सपेंशन ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन, हम इको फ्रेंडली एक प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं। यस सर, अब उसके लिए कैसे करेंगे, सर नंबर ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिलीवर, जैसे टाटा, अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी बनाता है, जैसे टाटा नेक्सॉन हो गया, टाटा की नेक्सॉन हो गई, ईवी जो आती है, अब वो ईवी के बेसिस पे चेक कि हमने कितनी ईवीज डिलीवर करी है, क्योंकि एक नया उन्होंने इनोवेट किया, लर्निंग एंड इनोवेशन। यस सर, लर्निंग एंड इनोवेशन, ग्रोथ या इनोवेशन, वेरी गुड सर। इनोवेट किया टाटा ने, 16 लाख में टॉप एंड ईवी दे देते हैं। बाकी इंडिया में और ईवी आती है, एमजी की आती है और हुंडई की आती है, वो लोग 26, 27, 30 लाख की है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% रेट में टाटा ईवी दे रही है, क्यों, बिकॉज उनके इसमें ये पर्सपेक्टिव था कि हमें कस्टमर को भी प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, दूसरा हमें लर्निंग करनी है, तीसरा हमें इनोवेट करना है। समझ रही चीजें, समझ रही क्या चारों पॉइंट। हाँ सर, अब सर ये तो बेस्ट हो गया, नहीं बेटा इसमें कुछ गलती होगी। सर आपने एक तो गलती बताई शेयर होल्डर्स वाली, ये लोग सिर्फ शेयर होल्डर पे ध्यान देते और कस्टमर पे ध्यान देते, बाकी स्टेक होल्डर्स पे नहीं ध्यान देते। ये देखिए मैनेजर मिस्टेक, चलो ठीक है। ये वाला एक पॉइंट आप लिख सकते हो, रीजन फॉर फेलियर। यस सर, ये एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया, मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया इसलिए यहाँ नहीं लिखा। फिर क्योंकि इसमें बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आते हैं, मैनेजर्स को ऐसा लगता है हमने अडॉप्ट कर लिया, जबकि उनको लगता है उन्होंने एक्चुअल में नहीं किया है, ठीक है। फिर सीनियर मैनेजमेंट इसमें क्या करता है, सीनियर मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को डेलीगेट कर देता है पावर, भाई तू कर ले। अरे सीनियर मैनेजमेंट का भी तो काम है, उनको क्या लगता है, अरे ये जो है ना कस्टमर पर्सपेक्टिव ये मैनेजर देखेगा, जो जूनियर लेवल का मैनेजर। अरे ऐसा थोड़ी है, बिजनेस मेरा है तो मुझे भी तो देखना है मैं सीनियर पोस्ट पे क्यों हूँ, सिर्फ सैलरी लेने के लिए थोड़ी हूँ, सीनियर पोस्ट पे हूँ तो चीजें प्रॉब्लम्स है तो उसको सेटल भी करना पड़ता है। तो वो चीज इधर आ गई। तो दूसरा, इसमें कॉपिंग करते हैं यार, बहुत कॉपी करते हैं रादर देन डेवलपिंग ओन मेजर। जो परसेंटेज, जैसे रिलायंस अगर परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो अगर मैं टाटा हूं तो मैं भी परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले लूंगा, नहीं ना। तुम्हारे बिजनेस में शायद रिटर्न परसेंटेज से अच्छा रेसिडुअल इनकम लगता है, तो तुम रेसिडुअल लगाओ। कॉपिंग, कॉपी बहुत होता है, और जहां भी जिंदगी में कॉपी किया किसने, वो इंप्रूव नहीं कर सकता। कॉपी आपको एक लेवल तक ही सक्सेसफुल देती है, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है। बॉलीवुड में डुप्लीकेट, जो बॉलीवुड के डुप्लीकेट होते हैं वो लोग हाँ सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक ही लेवल तक, ओरिजिनल अलग ही होता है, ठीक है। इमिटेशन इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, इफ यू नो दैट। एंड वंस बैलेंस स्कोर कार्ड इज सक्सेसफुल फॉर इंटरनल यूज, तभी उसको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज करना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में ये लाइन लिख देना, अगर बैलेंस स्कोर कार्ड आप पहले इंटरनली सेटिस्फाई करवा पा रहे हो, तभी जाके उसको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में यूज करना। सर ये कहाँ लिखा हुआ है बेटा, स्टडी मैट की पॉइंट्स है ये, कहा है ये, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इट मे बी नोटेड, ध्यान दो, that above mentioned difficulties refer to internal use of the scorecard, unless it is used internally successful it should not be used for basis of external reporting। यही चारों पॉइंट मैंने लिख दिए, यही चारों पॉइंट मैंने आपके लिख दिए, ठीक है, समझा। यस सर, बैलेंस स्कोर कार्ड समझा, यस सर। अब अगला पार्ट क्या है सर, परफॉर्मेंस पिरामिड। नहीं, मैं बोला था ऑर्डर थोड़ा चेंज करूंगा, अपन एक नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज सर एडॉप्टेड स्कोर कार्ड। कहाँ है वो, हाँ, एडॉप्टेड स्कोर कार्ड एक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीओ में, क्या है एडॉप्टेड स्कोर कार्ड।
एडप्टेड स्कोर कार्ड। सर क्या होगा? एनपीओ क्या होता? एनपीओ पता है? यस सर, एनपीओ पता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आईसीआई, सर आईसीआई एक एनपीओ है। आईसीआई एनपीओ तो नहीं है, लेकिन उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, एटलीस्ट ऑन पेपर, एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही है। यस सर। अब एनपीओ मतलब हॉस्पिटल ओल्ड एज होम। अब ये लोग अगर बैलेंस स्कोर कार्ड लगा, यस सर, तो क्या गड़बड़ होगी बेटा? सर ये लोग को एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है ना बैलेंस स्कोर कार्ड में। क्या सर? सर बैलेंस स्कोर कार्ड में फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आ जाता है। ये लोग का तो बिजनेस मोटिव है ही नहीं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का। वेरी गुड। ये लोग का बिजनेस मोटिव क्या है? ये लोग का मिशन स्टेटमेंट जो है, जैसे अगर मेरी एनपीओ है, एनजीओ है, जैसे बचपन में ओल्ड एज होम के लिए डोनेशन करते हो? यस सर करते थे। स्कूल में नहीं डोनेशन करते थे बचपन में ओल्ड एज होम के लिए? यस सर करते थे ना। तो वो ओल्ड एज होम का मोटिव क्या है? गरीब जो जो गरीब बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्प करना। तो वो लोग का मिशन स्टेटमेंट ही है। वो लोग क्या कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोचते क्या? नहीं सर। कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोचते क्या? नहीं सर। या जो हॉस्पिटल्स है, वो लोग ये मैटर करते क्या? हम आफ्टर सेल सर्विस। अरे नहीं नहीं बेटा। तो वो लोग ना सबसे मेन अपना मिशन स्टेटमेंट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजें अडॉप्ट करते हैं। ध्यान देना, मैंने वर्ड यूज किया, मेन उनका मिशन स्टेटमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजें अडॉप्ट होती है। यही चारों पॉइंट लिखना है, लेकिन एक लाइन और लिखनी है। इन एडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, मिशन स्टेटमेंट इज देयर प्राइमा फेसी जो होता है, बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करती है। इसको बोलते हैं एडप्टेड स्कोर कार्ड। क्या बोलते हैं? एडप्टेड स्कोर कार्ड। सर ये कहाँ बोला हुआ है? सर ये आपकी स्टडी मैट में बोला हुआ है सर जी। सर कहा? हमें तो यकीन नहीं है सर। चल ठीक है सर, मैं बता देता हूँ सर आपको क्या जा रहा सर मेरा। ये इधर एडेप्टेड स्कोर बैलेंस स्कोर कार्ड बाय कैपलन। वो छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम में क्या रखा? शेक्सपियर ने बोला। तो पर्सपेक्टिव और फोकस। अब ध्यान देना, इसमें एक चीज है। देन व्हाट मेक्स एडेप्टेड स्कोर कार्ड डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस स्कोर कार्ड? द मेन assumption इज दैट मिशन स्टेटमेंट इज सेंट्रल पॉइंट। अरे बाबा, बैलेंस स्कोर कार्ड में मिशन स्टेटमेंट है ना, उनको प्रॉफिट थोड़ी कमाना है, इसलिए तो वो एनपीओ है। ये कोई बोलने की बात है कि नहीं भी बोलते तो भी हमको समझता था, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहता है बोल दो तो समझ जाओ। समझा ये वाला पॉइंट? हाँ सर वही पॉइंट है। यही लिखा, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। आपको हर चीज यार फंड रेजिंग, फंड ग्रोथ के तरह से समझ। यस सर। समझा ये चीज? हाँ सर ये चीज समझ। तो अपन ने बैलेंस स्कोर कार्ड एंड एडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड दोनों कर लिया। यस सर। अब अपन आते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड पे। अब यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दें परफॉर्मेंस पिरामिड। यही सेम क्वेश्चन बार के, मैं पता है इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा है स्टडी में, सॉरी स्टडी में बोल रहा हूँ, एमटीपी में, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4। समझ लो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 क्या होता है, मैं सब चीज़ें समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बोलेंगे कि परफॉर्मेंस पिरामिड, इस पे केस स्टडी भी है, मैंने उसका भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। सबसे पहले समझते केस क्या होता है परफॉर्मेंस पिरामिड। यहाँ मैं मेनली इंटरनल चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एक और पॉइंट बोला है, ये इंटरनल यूज में पहले यूज करना। लेकिन सर मेरा बिजनेस ऐसा है बहुत वोलाटाइल है, मुझे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज चाहिए। तो आता है बेटा तू यूज कर परफॉर्मेंस पिरामिड। क्या यूज कर बेटा? परफॉर्मेंस पिरामिड। तो इंटरनल पर्सपेक्टिव को भी जानना है, एक्सटर्नल को भी जानना है, तो एक काम कर परफॉर्मेंस पिरामिड यूज। अच्छा सर परफॉर्मेंस पिरामिड यूज करो? यस सर। सर इसमें बिजनेस के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, सॉरी, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते कि नहीं, ये चेक करना है। अब ध्यान देना, ये इस डायग्राम को ध्यान देना, स्टडी मैट का ही डायग्राम है। यस सर। समझना, सबसे ऊपर क्या होता है? कॉर्पोरेट विजन। मतलब कंपनी क्या सोचती है, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर, फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्लीज उधर चले जाना। सबसे ऊपर क्या होता है? कंपनी कहाँ देखती है खुद को, कंपनी का क्या एम है, तो सबसे ऊपर विजन आ गया। सबसे ऊपर तो विजन आ गया, हाँ सर। अब कॉर्पोरेट विजन, अब समझना, सिर्फ सबसे ऊपर वाला पार्ट समझो, बाकी का नीचे से समझ। यस सर। कॉर्पोरेट विजन समझा कि कंपनी सबसे टॉप पे जो लोग बैठते हैं वो लोग ऊपर से देखते हैं हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द फूड चेन। नेक्स्ट सर एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, इंटरनल इफेक्टिवनेस। बेटा समझना, ये मैंने कलरिंग भी ऐसी करी, जो येलो से किया है वो आपकी इंटरनल इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करती है, इंटरनली आप कैसे काम कर रहे हो। और जो येलो से नहीं है तो वो आपके एक्सटर्नल चीजों को अफेक्ट करती है। क्या करती है? एक्सटर्नल चीजों को अफेक्ट करती है। सर समझो, समझो, ऑपरेशंस जो है ये किसको अफेक्ट करेगा? समझो, जो बिजनेस का प्रोडक्ट बनाते हैं। सर ये तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को अफेक्ट करेगा ना। वेरी गुड, ये दोनों को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा सर? अगर आपका साइकिल टाइम बहुत ज्यादा है या आपका वेस्ट बहुत ज्यादा है, ध्यान देना इस चीज को, तुम्हारा साइकिल टाइम बहुत ज्यादा है या तुम्हारा वेस्ट बहुत ज्यादा है, साइकिल टाइम बहुत ज्यादा है या वेस्ट बहुत ज्यादा है, तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तुम बहुत ज्यादा वेस्ट बना रहे हो, साइकिल टाइम ज्यादा है तो तुम प्रॉपर डिलीवरी नहीं कर पाओगे। यस सर। वेस्ट बहुत ज्यादा है मतलब तुम क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे हो, सारा जितना बना रहे हो उससे ज्यादा तो कचरे में जा रहा है।
ये पॉइंट समझ रहे क्या, लिंक समझ रहे क्या, मैं याद करा रहा हूँ डिटेल में, मतलब एग्जैक्ट एक एक पॉइंट डिटेल में भी जा रहा हूँ और याद भी कराने की टेक्निक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम बस ये लेक्चर देखो और एग्जाम में और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, भले ही टाइम लगेगा लेकिन क्वालिटी करेंगे। सेम एप्पल वाली टेक्नोलॉजी है मेरी, भले ही थोड़ा लेट आए लेक्चर्स लेकिन ऐसे आए कि भाई क्वालिटी। ध्यान देना इस चीज को, साइकिल टाइम और वेस्टेज। अब समझो, खुद ही सोचना, अगर साइकिल टाइम या वेस्टेज से क्या लिंक हो। अगर साइकिल टाइम बहुत ज्यादा है सर तो मैं ठीक से टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा सर, अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, और अगर वेस्टेज बहुत ज्यादा है सर तो सर मेरी क्वालिटी की ही लग जाएगी। यस सर। अब समझना, अब अगर साइकिल टाइम और वेस्टेज कम है तो सर मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, खुद ही सोचना। हाँ सर, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी आपकी, क्योंकि आपका साइकिल टाइम भी कम है, आप फटाफट प्रोडक्ट बना रहे हो और वेस्ट भी कम कर रहे हो। यस सर, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ सर। और मुझे बताओ, अगर तुम क्वालिटी और डिलीवरी, क्वालिटी ढंग के प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर खुश होगा कि नहीं होगा? अरे सर खुश होगा, नाचेगा, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट दोनों तरफ क्यों आया, ध्यान देना। मैं इसको कैसे याद करता, जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो लोग मस्त किधर भी ऐसे आराम से स्ट्रेच कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल इफेक्टिवनेस, एक्सटर्नल दोनों में आएगा। लॉजिकली याद कैसे किया? अब सर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कपड़े बना रहा हूँ, मान्यवर मेरा है, मैं मान्यवर के सूट, मान्यवर के कुर्ते पैजामे बनाता हूँ। सबसे ज्यादा कुर्ते पैजामे कब बिकेंगे सर? जब दिवाली आएगी, तब ईद आएगी, या जब ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे, दुर्गा पूजा, ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे तब कपड़े बिकेंगे। हाँ सर, तब कपड़े बिकेंगे। यस सर, या उससे भी स्पेसिफिक, वेस्ट बंगाल में मेरे को मान्यवर के कपड़े बेचने, मुझे पता है जब दुर्गा पूजा आती है तब वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बिकते हैं। यस सर। सर मुझे ना हैदराबाद में कुर्ते बेचने हैं सर, ईद के टाइम बिकेंगे। सर मुझे यूपी में बेचने, अयोध्या में बेचने सर, दिवाली के टाइम बिकेंगे। तो मेरे को पता है मेरे कपड़े कब बिकेंगे, मैं उस हिसाब से प्रोडक्शन डिफाइन करता हूँ, उतना फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास। सर वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएंगी? अरे सर सिंपल है ना, जब तुम्हारा साइकिल टाइम कम होगा, तुम्हारा वेस्टेज कम होगा, तुम क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करोगे और कस्टमर को टाइम पे क्वालिटी डिलीवर करोगे। हाँ ना सर, सर चिल्ला के बेटा, बिकॉज एक्साइटिंग है ये चैप्टर, समझ रहा है, चीजें समझ रही है मैं कैसे लिंक करवा रहा हूँ। तो बेसिकली सर फिर से सर ऑपरेशंस दोनों में आता। यस सर, मेरे साथ याद करो, ऑपरेशंस दोनों में आता। हाँ सर, ऑपरेशंस दोनों में आता। अब ऑपरेशन से सर मेरा साइकिल टाइम और वेस्टेज, अगर मेरा साइकिल टाइम और वेस्टेज कम है, साइकिल टाइम कम है तो मैं टाइमली डिलीवर करूंगा, वेस्टेज कम है तो मैं ढंग के क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा। यस सर। सर देन इसके बाद अगर मैं क्वालिटी और ढंग से डिलीवर कर लूँ टाइमली, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, सर साइकिल टाइम और वेस्टेज कम हो गया, सर प्रोडक्टिविटी हो गई। सर एक फ्लेक्सिबिलिटी, अगर नीचे के चारों पॉइंट सही हो गए तो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी सही हो जाएगा। ठीक है। अब समझना, जब कस्टमर सेटिस्फाई हो तो तुम्हारा मार्केट में नाम बढ़ेगा, मार्केट में नाम बढ़ेगा कि यार ये मान्यवर के कुर्ते बेस्ट है यार, इनसे बेस्ट कुछ है नहीं, क्या क्वालिटी है, क्या जब चाहे तब प्रोडक्ट मिलता है सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इवेंचुअली तुम्हारी मार्केट का साइज बढ़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर बढ़ेगा। यस सर। और सिंपल है यार, तुम्हारा साइकिल टाइम वेस्टेज सब कम है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सही है, तुम फाइनेंशियली ग्रो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, ग्रो करेंगे ना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वेस्टेज कम है, सब कम है, हम फ्लेक्सिबल है, तो अब इवेंचुअली फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। और कॉर्पोरेट विजन क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, कि सर हमारा मार्केट का भी शेयर बढ़े, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे और हम सर फाइनेंशियली भी ग्रो करें। समझा फ्लो? फ्लो समझा? फ्लो समझा क्या? फ्लो समझा? अच्छा लगा तो इसी पे लाइक कर देना। चलो, फ्लो समझा? यस सर। अब क्या है सर, कॉर्पोरेट विजन वाला फ्लो समझ गया। अब क्या होता है, ध्यान देना, मार्केट एंड फाइनेंशियल वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं बिजनेस यूनिट्स, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस यूनिट्स डिपेंड करता है ना कि मार्केट को कैटर कर रहे हैं फाइनेंशियली। यस सर। फिर ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि तुम बिजनेस ऑपरेट कैसे करते हो, कस्टमर सेटिस्फाई करते हो क्या, फ्लेक्सिबल हो क्या, या फिर प्रोडक्टिविटी। यस सर। और ये तुम्हारे डिपार्टमेंट एंड वर्क सेंटर है। लॉजिकली वर्क सेंटर में तो होता है ना, प्रोडक्ट बनता कहाँ सर? वर्क सेंटर में बनता। प्रोडक्ट बनता कहाँ सर? वर्क सेंटर में बनता। कहाँ बनता? वर्क सेंटर में बनता। अब सबसे ऊपर कॉर्पोरेट विजन लेवल 1, उसके बाद अगले लेवल पे लेवल 2, उसके बाद अगले लेवल पे लेवल 3, लेवल 4। समझा? समझा ये चीज? और समझना, ऊपर वाले लोग बोलते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऊपर से नीचे ऑब्जेक्टिव्स आता, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, और ऑब्जेक्टिव मेजर कैसे करते? ऐसे करते। समझ रहा है? ऊपर से नीचे ऑब्जेक्टिव, नीचे से ऊपर मेजर्स। समझ रहा है ये चीज? सर एक बार फटाक से इस चीज को रिवाइज करते हैं। वेरी गुड। आंखें बंद करो मेरे साथ, मैं भी आंखें बंद कर सर, ट्रायंगल इमेजिन कर लिया सर, सबसे ऊपर तो कॉर्पोरेट विजन आ गया। हाँ सर, हटा दो सर, वो लेवल 1 आता है कॉर्पोरेट विजन, उसको हटाओ। वहां से नीचे ऑब्जेक्टिव, सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या हो गए सर? नीचे से आते हैं सर, सबसे नीचे एक्सटर्नल इंटरनल। यस सर।
सर ऑपरेशंस ऑपरेशंस बहुत जरूरी है सर ऑपरेशंस अगर हमारे ढंग के रहे तो हम साइकिल टाइम रिड्यूस कर सकते हैं और सर वेस्ट कम कर सकते हैं सर। अगर हम साइकिल टाइम रिड्यूस किया तो हम डिलीवरी प्रॉपर देंगे सर वेस्ट कम किया तो क्या करेंगे सर हम सर अगर हमने वेस्ट ही कम कर दिया तो सर हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे सर। हम क्वालिटी और डिलीवरी टाइम पे देंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा सर। हम वेस्ट रिड्यूस कर देंगे और साइकिल टाइम कम करेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी ज्यादा है सर ये जो नीचे के चार हो जाते हैं क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम, वेस्ट, और ये चारों चीजें अगर आपने सुधार दी सर तो इवेंचुअली आप फ्लेक्सिबल हो गए सर अब मुझे बताओ कस्टमर सेटिस्फाई हो तो सर मार्केट में आपका नाम बढ़ेगा। यस सर और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप टाइम पे प्रोडक्ट डील करो तो इवेंचुअली आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करोगे सर ये हो गया आपका परफॉर्मेंस पिरामिड। समझा? अब परफॉर्मेंस पिरामिड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कस्टमर और शेयर होल्डर की तरफ ही ध्यान देता है। सेम बैलेंस स्कोर कार्ड वाला प्रॉब्लम है, समझ रहा है क्या? सेम बैलेंस स्कोर कार्ड वाला प्रॉब्लम है। अब अलग अलग मेजर से दोनों में ये प्रॉब्लम है, सेम बैलेंस स्कोर कार्ड वाला प्रॉब्लम है। यस सर यहाँ तक का समझा क्या सर जी? यहाँ तक का बहुत अच्छे समझ। तो सर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें सब कुछ सही है ना बेटा? ऐसा सर क्या है सर? उसी को अपन बोलते हैं फ्रिजगल्स एंड मूल का बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। यस सर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। सर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल समझते हैं? नहीं बेटा, मैंने ये बुक में एक नया इनोवेशन किया। ये देखो मैं अपना फोन खोलता हूँ, क्यूआर कोड आपको नोट्स में मिल जाएगा। कुछ नहीं, क्यूआर स्कैनर खोलना है, सबके फोन में होता है क्यूआर स्कैनर। सर ऐसा क्यूआर स्कैन करो, ठीक है? ये आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। एक सेकेंड ऐड आ गई, सॉरी, ये अलग ही वो है। ये आपको वीडियो पे ले गया। यस सर ये वीडियो पे ले गया। ये वही वीडियो है जिसमें मैंने फ्रिजगल्स एंड मून मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो डिटेल में एक्सप्लेन किया, साथ में केस स्टडी भी एक्सप्लेन कर दी। सर वो यहाँ क्यों नहीं बता रहे? बेटा डिटेल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझो ना। आराम से मैंने 20-25 मिनट दिया है उस चीज, तो आराम से वहां समझो। वो वीडियो प्रॉपरली है। तो क्या करना, नोट्स में क्यूआर कोड स्कैन करना, वहां चेक करना। नहीं सर हमें क्यूआर नहीं करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यस सर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, या ऊपर आई बटन में भी आ जाएगी शायद तक, तो लिंक देख लेना आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सीधा क्यूआर स्कैन करो तुम, सीधा वो वीडियो पे जाओगे जिसमें मैंने फ्रिजगल्स एंड मून मॉडल क्लियरली एक्सप्लेन किया। सर एक शॉर्ट सी मैंने इंस्टा पे रील भी बनाई है, प्लीज इंस्टा चैनल फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे भी है, ये चैनल पे भी एक रील है जिसमें 1 मिनट में पूरा रिवाइज करवाया है ये चैप्टर। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इन सब के लिए भी ऐसी शॉर्ट शॉर्ट 1-1 मिनट की रील्स बना दूंगा, परफॉर्मेंस पिरामिड और उसकी। ठीक है, इंस्टा पे रहेगी, इंस्टा पे रील्स देख लेना। चलिए, हर रील बुरी नहीं होती, कुछ रील्स अच्छी होती है सर। तो ये हो गया परफॉर्मेंस पिरामिड सर। इसके बाद एक सॉरी सॉरी ये हो गया आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, माय बैड, ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल सर। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है ना सर, हाँ परफॉर्मेंस पिरामिड। क्या है सर? सर परफॉर्मेंस पिरामिड है सर। मैंने परफॉर्मेंस पिरामिड याद करने के लिए शॉर्टकट बना एस क्यूब पीसी। प्रियंका चोपड़ा के पास एस क्यूब है। क्या है? प्रियंका चोपड़ा के पास एस क्यूब है, वो बेस्ट पिरामिड है। इसके पास है प्रियंका चोपड़ा के पास सर पीसी एस क्यूब। सर कोई लॉजिक? अरे बेटा याद करने के लिए क्या था लॉजिक, समझा दूंगा मैं, लेकिन लॉजिक समझ। एस क्यूब पीसी सर, एस से क्या होता है? 3 एस क्यूब है सर। स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन सर, जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो लोग सेटिस्फाई भी होने चाहिए, तो स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। यस सर। दूसरा सर उन लोग को सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रैटेजीज, इसके लिए कुछ प्रोसेसेस, कुछ कैपेबिलिटीज। सर फिर से सबसे पहले स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर जानबूझ के वर्ड का इस्तेमाल किया स्टेक होल्डर्स। कि प्रियंका चोपड़ा, मैं पर्सनली ऐसा करता है प्रियंका चोपड़ा भाई उससे ज्यादा मेरे को खुश कोई नहीं करता। मैं जब भी प्रियंका चोपड़ा को देखता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी फेवरेट है प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा सेटिस्फाई करती है। स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, स्टेक होल्डर सेटिस्फाई। ठीक है, स्टेक होल्डर सेटिस्फाई समझो। सबसे पहले तो स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन 5 प्रिंसिपल पे है, इसलिए परफॉर्मेंस प्रिज्म, प्रिज्म में 5 साइड होती है। सर स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन सर, व्हाट आर द नीड एंड वांट ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या चाहता है पहले ये तो समझो। स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं। स्टेक होल्डर क्या चाहता है इस चीज पे ध्यान दो। स्टेक होल्डर क्या चाहता है, व्हाट इज द नीड, व्हाट आर द नीड एंड वांट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आर द नीड्स एंड वांट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्टेक होल्डर क्या चाहता है इस चीज पे ध्यान दो। सॉरी, स्टेक होल्डर क्या चाहता है इस चीज पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ सर स्टेक होल्डर क्या चाहता है। यस सर, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। अब बेटा स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ तो प्रोसेसेस लगानी पड़ेगी। व्हाट प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले व्हाट स्ट्रेटेजीज रिक्वायर्ड स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, दोनों लिंक है। क्या प्रोसेसेस चाहिए स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज चाहिए, या क्या स्ट्रेटेजीज चाहिए स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके लिए क्या प्रोसेसेस चाहिए। दोनों पॉइंट समझे? तो सर स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या प्रोसेसेस लगानी, क्या स्ट्रेटेजीज लगानी, ये हो गया सेकंड पार्ट। मतलब 3 चीजें हो गई। यस सर। अब मुझे बताओ
मैंने भाई स्ट्रैटेजीज सोच लिए। अब भाई मुझे मेरी कैपेबिलिटीज भी तो पता होनी चाहिए, मुझे स्ट्रैटेजी उसके बेसिस पे तो करनी है। स्ट्रैटेजी उसके लिए तो करनी है। पता चला बोल मेरी कैपेसिटी है 1 टन बनाने की, बट मैं सोचा नहीं नहीं स्टेक होल्डर तो 5 टन में सेटिस्फाई होगा, चलो बनाओ 5 टन। अरे मशीन बंद हो जाएगी, मशीन बोल पड़ेगी। प्लीज कैपेबिलिटीज समझो। मशीन बोलेगी प्रभु मुझे माफ कर, तो समझा वो गाना बजेगा ओ नो 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 वो वाला। तो अभी समझो कैपेबिलिटीज बहुत जरूरी है, समझा। स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, सर सेटिस्फैक्शन के लिए हमें प्रोसेस स्ट्रैटेजीज चाहिए, लेकिन सर हम जो प्रोसेस स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कैपेबिलिटीज को मन में रख के बनाएंगे। यस सर। सर लेकिन हमेशा हम स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचे बेटा, कुछ स्टेक होल्डर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है ना। यस सर। सर स्टेक होल्डर्स का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है ना, जैसे सिंपल शेयर होल्डर्स आते हैं बोर्ड मीटिंग में, उनको वोट करना है, प्रॉपर ऑडिटर को वोट करना है या अगेंस्ट में वोट करो, जो भी उनको वोट करना है। सर ऑडिटर वो भी एक तरह से स्टेक होल्डर है। सर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट दे, एक प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट दे। पूरा कंपनीज एक्ट में अपन पढ़ के आते हैं, ऑडिट पूरा चैप्टर इसी पे, सब्जेक्ट इसी पे बेस्ड है। यस सर। इसके अलावा सप्लायर, सर उनका क्या है, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, टाइमली डिलीवर चाहिए, जेआईटी पढ़ के आए हैं। समझ रहा है ये चीज। तो सब जब मिलेंगे ना, सबका साथ सबका विकास, तो सब चीजें जब मिलेगी तभी इवेंचुअली आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो। समझ रहा है ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सर SQPC प्रियंका चोपड़ा सर, सर वो सेटिस्फाई करती है, सबसे पहले मुझे खुशी होती है प्रियंका चोपड़ा को देख के। तो सर स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, सर उसके लिए मेरे को प्रोसेसेस एंड कैपेबिलिटीज चाहिए, प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटेजीज चाहिए। सर ये दोनों मैं कैपेबिलिटीज के बेसिस पे बनाऊंगा। और सर सिर्फ मेरा ही काम थोड़ी, कुछ तो स्टेक होल्डर को भी कंट्रीब्यूट करो, स्टेक होल्डर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन लगेगा। ये हो गए आपके 5 पॉइंट परफॉर्मेंस प्रिज्म के। क्या हो गए परफॉर्मेंस प्रिज्म के 5 पॉइंट हो गए। समझ रहा है। नेक्स्ट सर परफॉर्मेंस प्रिज्म कहाँ दिया हुआ है, अरे बेटा ये दिया हुआ है ना परफॉर्मेंस प्रिज्म, समझ। इसके बाद बेंचमार्किंग है, ठीक है। परफॉर्मेंस प्रिज्म है, कहाँ है, ये TBL पढ़ेंगे अपन इसका, ये परफॉर्मेंस प्रिज्म। सर यहाँ तक का हो गया, हाँ सर बेटा परफॉर्मेंस प्रिज्म हो गया, ठीक है। अब अपन अगला पार्ट पढ़ते हैं। सर अगला पार्ट क्या है, सर अगला पार्ट है TBL, दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन। क्या ट्रिपल बॉटम लाइन, TBL स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रिपल बॉटम लाइन, एक सेकंड में पानी पी लूँ। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है, पढ़िए तब तक आप। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है, इस एक प्रिंसिपल पे आज आपको बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ आपके कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में इस एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। गांधी जी ने एक बार बोला था, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, कि एक अच्छा बिजनेस वो होता है जो खुद तो अर्न कर रहा है और सोसाइटी को भी देता है, या सोसाइटी की भी नीड को ध्यान देता है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, बट नॉट इनफ फॉर अ सिंगल पर्सन ग्रीड। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और इसी चीज पे आता है आपका ट्रिपल बॉटम लाइन। क्या आता है सर, ट्रिपल बॉटम लाइन। क्या आता है, ट्रिपल बॉटम लाइन। सर ट्रिपल बॉटम लाइन, यस सर। सर इफ डेवलपमेंट, ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब ही क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाओ। क्या जाओ बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ये सस्टेनेबल वर्ड बहुत बार आया सर, बहुत बार आया सर, समझाओ सर सस्टेनेबल वर्ड क्या होता है। सिंपल है बेटा, सर सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है। सर सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है कि सिर्फ आप प्रेजेंट की नीड नहीं डेवलप कर रहे हो, आप फ्यूचर का भी माइंड में रख के चल रहे हो। मतलब इट इफ द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ प्रेजेंट्स आर मेट, द प्रेजेंट वन आर मेट with the needs of future, then it is called as sustainable development। प्रेजेंट की नीड को तो तुम मेंटेन कर ही रहे हो ना, साथ में फ्यूचर की नीड को मेंटेन करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक डेवलपमेंट। जैसे हमेशा आप समझना, आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो एक सस्टेनेबल वे में पढ़ो। ऐसा मत पढ़ो कि आज याद है कल भूल जाओ, ऐसा नहीं पढ़ने का। ऐसा पढ़ने का कि आज के बाद 1 महीने बाद जब मैं वो चैप्टर फिर उठाऊंगा तब भी मेरे को याद है, एटलीस्ट कुछ परसेंटेज याद रहे। सस्टेनेबल पढ़ाई करो, भले ही टाइम फर्स्ट टाइम ज्यादा लगे, लेकिन थोड़ा सस्टेनेबल पढ़ो। क्या करो, थोड़ा सस्टेनेबल पढ़ो, तो ये होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये TBL, इसके लिए आते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करोगे सर, ट्रिपल बॉटम लाइन। अब ट्रिपल बॉटम लाइन 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करता है ट्रिपल बॉटम लाइन। सर व्हेन बिजनेस इज सेड टू बी सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट चिल्ला रहे हो, कैसे करोगे सर, ट्रिपल बॉटम लाइन यूज करके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेजर कैसे करोगे, परफॉर्मेंस। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल 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 डेवलपमेंट, सिंपल। ठीक है, 3 चीजें ध्यान रखना ट्रिपल बॉटम लाइन में, या एक ही चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। ट्रिपल बॉटम लाइन आपके 3 पीस में जाते हैं, 3 P। 3 P कौन से 3 P सर, पीपल प्रॉफिट प्लैनेट। ध्यान देना, पीपल प्रॉफिट प्लैनेट, 3 Ps। हाँ, ट्रिपल बॉटम लाइन आपके 3 चीजों पे ध्यान देता है, इसलिए उसको ट्रिपल नाम दे। ट्रिपल क्यों दे, क्योंकि 3 लोगों पे ध्यान है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट।
पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। प्लैनेट अर्थ, मदर अर्थ, पीपल मतलब लोग, और प्लैनेट मतलब प्रॉफिट मतलब सर पैसा, एट द एंड पैसा, एडिंग वैल्यू टू द शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, सॉरी शेयर होल्डर्स बोल दिया, एडिंग वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। यस सर, पीपल क्या हो गए बेटा? सर ह्यूमन राइट्स, एथिकल बिहेवियर। आप लोगों के लिए तो सोचो, ह्यूमन राइट्स सोचो, जैसे ये जो शिवकाशी या माइंस में जो लोग काम करते हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स होते हैं क्या? जो अपन वहाँ ह्यूमन राइट्स होते हैं क्या? माइंस में बेचारे इतने इतने डेडली सिचुएशंस में काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स है क्या? केजीएफ मूवी देखिए, अभी केजीएफ का सेकंड पार्ट आएगा, केजीएफ मूवी जो देखिए उसमें क्या ह्यूमन राइट्स थे क्या? ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन ही होता है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं करना, ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचना। जैसे आपको पता है बिल्डिंग का एक रूल होता है, जो भी बिल्डर होते हैं उनके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके जो छोटे बच्चे वर्कर्स, या तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलाओ, या उनके लिए वहां एक टेम्पररी स्कूल बनाओ, ऐसे रूल है। कभी देखा है ये रूल फॉलो होते? अरे सर ये तो रूल आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे रूल्स है। अगली बार जब भी कोई बिल्डर को बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज में देखोगे ना, एक चीज याद रखना, शायद वो बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज का एक हाथ चक्का ना वो गरीब बच्चे की पढ़ाई नहीं करवा के हुआ है, तो वो लोग पीपल पे ध्यान नहीं दे रहे, वो लोग सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हैं, प्लैनेट पे भी ध्यान नहीं देते, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, इन सब पे ध्यान नहीं देते। लो कार्बन फुटप्रिंट, सर ये क्यों जरूरी है? एप्पल लो कार्बन फुटप्रिंट के चक्कर में 12 से चार्जर निकाल दिया, चार्जर निकाल दिए। लो कार्बन फुटप्रिंट, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, क्यों? बिकॉज आने वाले एनवायरमेंट के बारे में सोचना है। आज ओशंस में इतना कचरा है कि हमारे ब्लड में 0.1%, 0.001% प्लास्टिक हो रहा है नॉर्मल खाने से। सर हम तो वेजिटेरियन है बेटा, तुम वेजिटेरियन हो लेकिन सब्जियों में भी केमिकल्स आ गए, क्यों? क्योंकि यही प्लैनेट पे ध्यान नहीं दे रहे अपन, नेचुरल रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं। 3 P's, पीपल, प्रॉफिट, प्लैनेट। पीपल, ह्यूमन राइट्स, प्रॉफिट। सर से प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिंग वैल्यू करो, स्टेक होल्डर्स को खुशी दो, और सर लास्ट चीज नेचुरल रिसोर्स, एयर, वाटर का प्रॉपरली यूटिलाइज करो। कोई बिजनेस अगर इन तीनों को ढंग से यूज कर रहा है उसको सक्सेस होना ही है। जैसे टेस्ला, तो टेस्ला पीपल पे कहा ध्यान देता बेटा? क्या नहीं देता? टेस्ला की कारें देखो, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन कैपिटल, एथिकल बिहेवियर पे बेस्ड है टेस्ला। कुछ प्रॉब्लम हुई टेस्ला रिप्लेस करवा के देता। प्रॉफिट, एलॉन मस्क, मैं ऐसा वर्ड्स भी नहीं बोल रहा। सर प्लैनेट पे ध्यान नहीं देता कि ईवी, ईवी का कॉन्सेप्ट टेस्ला, ईवी का कॉन्सेप्ट टेस्ला, तो इन चीजों पे ध्यान देना। तो स्टडी मेट में एक और पॉइंट दिया, अब ध्यान देना, अगर कोई बिजनेस सिर्फ पीपल और प्रॉफिट पे ध्यान दे रहा है, खुद ही सोचना, सिर्फ पीपल और प्रॉफिट पे ध्यान दे रहा है, तो वो बिजनेस इक्विटेबल तो है, वो बिजनेस इक्विटेबल है, मतलब इक्विटेबल मतलब उसमें पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें पैसा भी आ रहा और पीपल पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है वो इक्विटेबल होगा, वो कुछ भी होगा लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगा, बिकॉज सस्टेनेबल में तीनों चीजें चाहिए, समझ रहे हो? सस्टेनेबल में तीनों चीजें चाहिए, जो सिर्फ पीपल और प्रॉफिट पे दे रहा है उसको बोलते हैं इक्विटेबल। सर एक काम करते हैं, जो लोग सिर्फ पीपल और प्लैनेट पे दे रहे हैं बेटा, प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, ऐसे बिजनेस बेयरेबल होते हैं, मतलब ठीक है यार तुम ऐसा बिजनेस कर लो, लेकिन बेयरेबल मतलब यार ठीक है चला लेंगे, सह लेंगे थोड़ा, सह लेंगे थोड़ा, वैसे बिजनेस होते बेयरेबल वाले, सह लेंगे थोड़ा। तो पीपल, पीपल एंड प्लैनेट। सर ऐसी चीज जो सिर्फ प्लैनेट और प्रॉफिट पे ध्यान दे रही है बेटा, ये चीज वायबल तो है लेकिन ये चीज चलेगी क्या? लोगों का ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल तेल लेने जाए, अरे ऐसा बिजनेस भी नहीं चलने वाला। ऐसा बिजनेस वायबल होगा जैसे अल्कोहल, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। पीपल और प्रॉफिट पे जो चीज ध्यान देती है, जैसे प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग पीपल और प्रॉफिट पे ध्यान देती है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज पे नहीं ध्यान देती है, तो वो इक्विटेबल बिजनेस है। नेचुरल रिसोर्सेज को टोटली इग्नोर करते हैं। प्लास्टिक बैग से कितना कचरा होता है, गाय माता उसको खा ले तो बेचारी 4 दिन तक तो वो शी फील्स अनकंफर्टेबल। प्लास्टिक बैग। नेक्स्ट, पीपल और प्लैनेट पे जो चीज ध्यान देती है, सर प्लांटिंग ट्रीज, ये चीज ठीक है, ट्रीज प्लांट करो, बेयरेबल है, लेकिन इससे प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा है। देन सर जो प्लैनेट और प्रॉफिट पे है, प्लैनेट ऑफ प्रॉफिट, अल्कोहल, दारू पी के कौन सा ह्यूमन रिसोर्स ठीक हुआ रे? अल्कोहल पे कौन सा ह्यूमन रिसोर्स ठीक हुआ? चलो ठीक है, एक बार के लिए वो लोग जो लोग लिमिट में पीते हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो बेचारा वर्कर, डेली वेज लेबरर, दिन भर कमाया, पिया, घर गया, वाइफ को दो झापड़ मारती, अरे ये कैसा ह्यूमन रिसोर्स है? तो अल्कोहल, ये चीज में प्रॉफिट है और प्लैनेट को भी कुछ अफेक्ट नहीं होता, अल्कोहल नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है, लेकिन सर वो वायबल हो जाएगा बट वो सस्टेनेबल तो नहीं होगा। सर जो चीज पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट तीनों पे ध्यान देती है वो ही होती है सस्टेनेबल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी कार्स। सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से इंपॉर्टेंट क्या है? आज वो सब चीजों पे ध्यान दे रही है, सर पीपल पे तो ध्यान दे ही रही है,
बिकॉज सर सेफ्टी, जैसे टाटा 5 स्टार एनकैप रेटिंग सेफ्टी पे ध्यान देती है। यस सर। सर प्रॉफिट, ऑफकोर्स टाटा प्रॉफिट कमा रहा है। सर प्लैनेट, ईवी से ज्यादा क्या होगा, तुम पेट्रोल और फ्यूल का कंजम्पशन कम करवा रहे हो, तुम थर्मल एनर्जी का कंबशन यूसेज कम करा रहे हो, तो क्या हो गया, वो हो गया सस्टेनेबल। समझा तीनों का मतलब? बेसिकली सर कोई चीज अगर सिर्फ पीपल और प्रॉफिट पे ध्यान दे रही है तो सर वो इक्विटेबल है। सर एक मेरे पास बिजनेस है जो सर सिर्फ पीपल और प्लैनेट पे ध्यान देता है, बेटा बेयरेबल है, प्रॉफिट नहीं है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं करूंगा। सर ऐसा बिजनेस जो प्लैनेट और प्रॉफिट पे ध्यान दे रहा है लेकिन सर ह्यूमन रेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अल्कोहल या बायबल। अल्कोहल बोलता है बायबल। और सर जो तीनों चीजों को ध्यान दे रहा है उसी को अपन बोलते हैं सस्टेनेबल। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल। एग्जाम्पल, सब चीज लिखी हुई है, ये उसका एक डायग्राम बना दे, किसको डायग्राम चेक कर। यस सर। नेक्स्ट सर, ये तो हो गया अपना ट्रिपल बॉटम लाइन। सर एक बार मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल, आपको जो परफॉर्मेंस मेजर्स है ये देखो, परफॉर्मेंस मेजर्स वाले पेज पे आ जाओ। बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, यस सर। परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया, यस सर। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया, मैंने बता दिया, स्कैन करो पढ़ लो। परफॉर्मेंस प्रिज्म हो गया, और ट्रिपल बॉटम लाइन हो गया। तो यहाँ अपने सर परफॉर्मेंस मेजर सारे कवर होते हैं। हाँ सर, सारे परफॉर्मेंस मेजर कवर होते हैं। अब ध्यान देना लास्ट पेज पे और नोट्स के। सर 4 स्टेजेस है। सबसे पहले तो सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिटेल में पढ़ा बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता। ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देखी ना, स्ट्रक्चर कैसा होता, इंटरप्रेन्योर, फंक्शनल, डिविजनल या फिर मैट्रिक्स हो सर। सर उसके बेसिस पे कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, पढ़े ना, कॉस्ट रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट। कोई बोलना नहीं सर नहीं पढ़े, कॉस्ट रेवेन्यू, फिर सबसे पहले कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, यस सर। और सर फिर परफॉर्मेंस मेजर्स, इतना टाइम लगाया उसको, यस सर। दोनों फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पढ़े, इन तीनों को स्टडी करने का, उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू करने का। ये हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 स्टेजेस। सर ये कहा दिया हुआ है, मैंने इसीलिए बोला था, ये आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है, ये रहा, ये इधर दिया हुआ है स्टडी मैट में, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपन ये एंड में पढ़ा, ये स्टडी मैट में पहले दिया हुआ है। आईसीआई को छोड़ो ना, अपन के कॉन्सेप्ट सारे पढ़े ना, सिर्फ फ्लो अलग रखा है। यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब सर अपन, अब क्या बच गया सर, अभी बेटा 2 चीजें बच गई है। एक बचा है CSF एंड KPI। CSF क्या होता है सर? CSF होता है क्रिटिकल सर। सर ये काय के काम के, ध्यान देना, ये कहाँ काम आते हैं सर? ये उन परफॉर्मेंस मेजर्स पे ध्यान आते हैं सर। परफॉर्मेंस मेजर्स अभी पढ़ के आए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, फ्लो समझ रहे हो? परफॉर्मेंस मेजर वर्ड का मतलब इतने सारे पढ़ के आए सर, विच आर इंपॉर्टेंट टू अटेन। ये वो परफॉर्मेंस मेजर्स है जो आपको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मदद करेंगे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस। बेसिकली CSF आर रिक्वायर्ड, CSF आर रिक्वायर्ड टू अचीव। CSF करोगे तो ही आप अचीव करोगे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है। सर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर? हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए, इसीलिए SCMP में आप ये सारे चैप्टर्स छोड़ नहीं सकते। पहले आप सिर्फ, मैं बता रहा हूं, कोई एक चैप्टर अगर छोड़ना भी है तो स्टैंडर्ड छोड़ दो, उसका कोई चैप्टर से लिंक नहीं है। बाकी कोई चैप्टर का नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं लिंक आता है। तो CSF चाहिए आपको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए, फिर भी शॉर्ट में। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए सर। स्मार्ट, सर ये तो शॉर्ट, स्मार्ट तो चाहिए ही सर। अरे बेटा स्मार्ट एक एक्रोनिम है सर। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है सर? S से आता है स्पेसिफिक, क्या आता है? स्पेसिफिक। M से आता है मेजरेबल, स्पेसिफिक के बाद मेजरेबल। सर SME, A से सर अचीवेबल या अटेनेबल। बहुत सिंपल, कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव तुम्हारा स्पेसिफिक होना चाहिए कि इसके लिए मेरे को बिजनेस ऑब्जेक्टिव चाहिए, ये मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। जैसे एप्पल का बिजनेस ऑब्जेक्टिव है भाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना, तो स्पेसिफिक। मेजरेबल, एप्पल मेजर कर सकते हैं कि मुझे आईफोन 12 में ये चीजें डालनी है, 13 में डालनी है, 14 में डालनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अचीवेबल, एप्पल ने अचीव किया ना, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऐसा चाहिए जो अचीवेबल हो। रेलिवेंट, एक रेलिवेंट चाहिए। अब अगर तुम अभी ऐसा फोन निकाल रहे हो, एप्पल अपना फ्लैगशिप ऐसा निकाल रहा है, साइड में बेजल्स दे दे, कौन खरीदेगा? आजकल बेजल लेस फोन चलता है, यस सर। तो बेजल्स। फिर सर टाइमली, बेटा टाइमली तो डिलीवर करो, अगर तुम जितना डिले होगे उतना ज्यादा। नोकिया ने क्या किया सर? नोकिया, नोकिया क्यों मार्केट से हट गया? उन्होंने एंड्रॉइड कितना लेट लाया, पहले वो अपना ही सिम्बा वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते थे, इतना लेट लाया कि भाई टाइमिंग सही नहीं है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइमिंग जरूरी है, समझ रहे हो आप? ब्लैकबेरी, सर ब्लैकबेरी देखो, ब्लैकबेरी ने स्पेसिफिक और मेजरेबल तो कहते सर, लेकिन रेलिवेंट नहीं ला पाए थे। कस्टमर की क्या डिमांड है उसके बेसिस पे लाए नहीं। कस्टमर को 2014-15 में टच स्क्रीन की आदत हो गई, वो लोग अपना क्वार्टी वाला ला रहे। कौन यूज करता है क्वार्टी कीपैड? लास्ट 4-5 साल से कोई यूज किया क्वार्टी कीपैड? नहीं सर। तो ब्लैकबेरी ने रेलिवेंट चीजें नहीं लाई थी, समझ रहा है? तो जो जो बिजनेस फेल हुए ना, वो इन चारों में से कोई एक एस्पेक्ट नहीं कवर करता है।
नेक्स्ट, अब सर सीएसएफ तो हो गया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। सर ये लोग क्या होते हैं, ये लोग वो परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करते हैं, इनको बोलते हैं सीएसएफ, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। यस सर। सर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सर केपीआई हमने इतना पढ़ा बेटा, केपीआई आर सिग्नल्स ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ठीक से हो रहे कि नहीं वो कौन बताता है? केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नाम से ही है ना, परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एज इन, अगर मैं एप्पल का बोलता हूं तो एप्पल का सबसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? सर सेल्स है। अगर उनका सेल्स सही है तो बेसिकली उनका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेटेबल और टाइमली कंप्लीशन, चारों चीजें हो गई। यस सर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है सर? वो है सेल्स। समझ रहे हैं केपीआई का मतलब? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यस सर। मतलब ये वो फैक्टर्स है जो सीएसएफ को बताते हैं। तो सबसे ऊपर आते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सर सीएसएफ, और सीएसएफ अचीव करने के लिए केपीआई। समझ रही है चीजें? यस सर, यही तो इधर लिखा हुआ है सर। केपीआई सबसे इंपॉर्टेंट, केपीआई रिक्वायर्ड है टू अचीव सीएसएफ, और सीएसएफ आप ढंग से करोगे तब आप अचीव करोगे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। यह डायग्राम भी बनी हुई है। यस सर। सर इसके अलावा सर सीएसएफ आएगा कैसे? उसके चार सोर्सेज है, चार तरीके से आपको सीएसएफ के बारे में पता चलेगा। की सक्सेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सर सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्री कैसी है, क्या जोग्राफिकल लोकेशन है, क्या पर्टिकुलर्स है, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, क्या इन्फ्लुएंस है, इसके बेसिस पे आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी समझना, अगर मेरी इंडस्ट्री रशिया में या मेरी इंडस्ट्री अभी यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में मैं यूक्रेन की इंडस्ट्री पे ये थोड़ी चेक करूंगा कितने सेल्स बढ़ गए, मैं ये चेक करूंगा क्या बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, क्या मेरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ही चेंज हो गया, या अगर मेरा रशिया में है सडनली बिजनेस फैक्टर्स ही चेंज होगा, सडनली सब कुछ ही चेंज हो गया रशिया में, ठीक है, क्योंकि सैंक्शंस लग गए, तो वो टेम्पररी इन्फ्लुएंसेस है, कुछ दिनों में सैंक्शंस हट जाएंगे, लेकिन उसके कारण आज तो मेरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स अफेक्ट हुआ है। यस सर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल आप कोविड आ गया, कोविड एनवायरमेंटल तो नहीं है लेकिन एक तरह से ऐसा ही समझो, कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। दूसरा सर स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है यार, स्ट्रक्चर अपन डिटेल में पहले पढ़ के आए हैं। यस सर। सर एक बार एक छोटी सी चीज बताओ सर, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में क्या डिफरेंस है? हम कई ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, कई गोल्स यूज करते हैं, सर सेम है क्या मतलब? नहीं बेटा सेम नहीं, ऑब्जेक्टिव और गोल्स का मतलब, एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव और गोल्स का मतलब सेम नहीं होता सर। सर क्यों? बेटा ऑब्जेक्टिव जनरली क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई मतलब नंबर्स में बता सकते हो ऑब्जेक्टिव, गोल्स कभी भी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और गोल्स यूजुअली लॉन्ग टर्म होते हैं, कि एट द एंड ऑफ द मेरा ये गोल है यार, मेरा ये गोल है कि जिस दिन मैं रिटायर होगा टीचिंग इंडस्ट्री से, आई वांट कि स्टूडेंट मेरी रिस्पेक्ट करे, वो मेरा गोल है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार मुझे एक अच्छी खासी फैमिली इनकम करनी, एक अच्छी खासी इनकम कमानी है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा इवेंचुअली गोल रिस्पेक्ट है। गोल्स को आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव को आप क्वांटिफाई कर सकते। सर ये कहाँ लिखा हुआ है बेटा? चलो आ जाओ, स्टडी मैट। यस सर स्टडी मैट है ना, चलिए स्टडी मैट खोलते हैं, देखिए। हम्म, काफी पढ़ लिया यार, 33 पेजेस। चलिए ध्यान दे, ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन पढ़ा, उसके बाद सी एस एफ के पी है, ध्यान देना। नहीं कहीं लिखा हुआ है, हाँ यहाँ कल लिखा हुआ है, समझना। द टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, ऑल्दो वन की डिफरेंस, it should always be possible, it should always be possible to quantify an object. गोल कन्वर्सली कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, गोल को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव को क्वांटिफाई कर सकते सर। और आपको तीनों का रिलेशन समझा, केपीआई, सीएसएफ और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का, ये इधर बोला हुआ है, रिलेशन बिटवीन सीएसएफ, केपीआई एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अपन सब चीजें कवर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज एक डायग्राम से कवर किया डजंट मीन यहाँ कवर नहीं हुआ। नेक्स्ट सर एक बेंच मार्किंग भी पता है? हाँ, अरे बेंच प्रेस करते हैं ना, बेंच मार्किंग मतलब क्या होता है सर? बेंच मार्किंग मतलब कंपेयरिंग विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में बेस्ट है उससे कंपेयर करो, जो भी इंडस्ट्री में बेस्ट है उससे कंपेयर करो, वो क्या कर रहा है और तुम क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सिंपल, इसका सिंपल सा रॉकेट साइंस। बाकी यहाँ एग्जाम्पल दिए दो तीन, जेरोक्स, AT&T, अमेजोन, वो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बेस्ट इन द इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को टीचिंग में एंटर होना था, तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मयंक सर लगते हैं, तो मैं क्या करा, उनके वीडियोस देखा, अच्छा ये ऐसे पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा मुझे ये एग्जाम्पल या ये चीज़ है, चलो हमारे सब्जेक्ट अलग है, तो मैंने SCMP की कोई फैकल्टी देखी होगी, मैं देखा नहीं था बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, फैकल्टी देखा हो तो अच्छा ये पढ़ा रहे मुझे ये बताना है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या चीजें और इम्प्रूव करनी है। एंड देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग कोई तुमसे अच्छा है। कभी भी ये अगर तुमने जिस दिन ये सोच लिया कि तुम बेस्ट हो, बेटा तुम गए। डोंट एवर थिंक दैट यू आर द बेस्ट। हमेशा सोचना कोई तुमसे अच्छा, नो मैटर हाउ गुड यू आर देयर विल बी समवन अहेड ऑफ यू। ठीक है ना, चीजें उसकी देखो समझो, अपने इसमें इंप्रूव करो, एकदम कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, थोड़ी चीजें इंप्रूव करो, थोड़ी चीजें इंप्रूव करो, धीरे धीरे यू विल ग्रो। बेंचमार्किंग बहुत जरूरी है, समझो तो बेस्ट क्या है, उसके बाद तो खुद की प्रोसेसेस समझो। यस सर, ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखा, यही सिंपल है। वो वहाँ बहुत फालतू की लैंग्वेज दी हुई है। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेक्निक। सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस क्यों सर? बिकॉज इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड कंपेयर बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस। सर बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। बेस्ट इंडस्ट्री मैंने जानबूझ के प्रैक्टिस बोला, बेस्ट इंडस्ट्री परफॉर्मेंस नहीं बोला, इस चीज पे ध्यान देना। सर इतने बारीक पॉइंट पे कौन पूछता है? आईसीआई पूछता है, और जो चीज आईसीआई पूछती है उसके लिए मैं हूं। बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस नहीं प्रैक्टिस। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? परफॉर्मेंस कैन बी अ वन टाइम, प्रैक्टिस इज रेगुलर। अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना, तुम्हें कंपेयर करना है, तुम विराट कोहली से कंपेयर करो, क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली अच्छा खेलता। तुम रोहित शर्मा से कंपेयर करोगे, रेगुलरली अच्छा खेल। एक आध मैच में तो 7वें नंबर का 8वें नंबर का बैट्समैन भी 100 मार देता, उससे कंपेयर करोगे क्या? उससे कंपेयर करोगे क्या? बैटिंग अगर करना है तो नहीं। कैसे कंपेयर करेंगे? उससे कैसे कंपेयर करेंगे? एक आध मैच में तो 11वें नंबर का जो बॉलर होता है वो 2 छक्के मार देता है, और उस मैच में शायद रोहित शर्मा ने एक भी छक्का नहीं मारा। कंपेयर कर दो, अरे रोहित शर्मा से अच्छा बैट्समैन हो, कैसे? परफॉर्मेंस है उसका, सिर्फ वो मैच के लिए परफॉर्मेंस अच्छा है। ओवरऑल प्रैक्टिस कौन अच्छी करता है? रोहित शर्मा। वो रेगुलर टर्म में इस चीज को अच्छी करता है। यस सर, अब समझा इस चीज को? ये चीज समझी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस इज अ वन टाइम इवेंट, वेयर प्रैक्टिस इज अ रेगुलर इवेंट। तो हमेशा बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस देखना, बेस्ट इंडस्ट्री परफॉर्मेंस नहीं। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस कभी कोई चलता है, कभी कोई नहीं चलता। ठीक है, प्रैक्टिस एक रेगुलर बेसिस पे होती है, प्रैक्टिस रेगुलर चलती है। समझ रहे हो ये चीज? यस सर। सर ये तो हमें लगता नहीं सर ये स्टडी मैट में लिखा है। अरे बेटा, मैं स्टडी मैट के अलावा कोई चीज बताता ही नहीं हूँ। देखो बेंचमार्किंग में आई गेस ये कहाँ लिखा हुआ है? बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग लीडरशिप थ्रू क्वालिटी, मीनिंग एंड स्कोप। हाँ देखिए, माइंड इट, benchmarking deals with best practice and not with the best performance, because performance may be once in a while but practice are relatively durable। सेम चीज समझाई है, तो स्टडी मैट का ही हर चीज लिखा हुआ है। ये बारीक पॉइंट ऐसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने बारीक पॉइंट कवर कराया है उधर। आगे कोई बोला ना कवर नहीं करा। अब यहाँ तुम लोग लिख के आ जाओगे बेस्ट इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, तुम लोग डेफिनेशन में परफॉर्मेंस लिख के आ जाओगे, और फिर बोलोगे सर ऐसे मार्क्स नहीं देता। अरे कैसे देगा? प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस में अलग टर्म्स है ना। तुम निखिल के जगह सुनील लिख के आ जाओगे तो मार्क्स देगा क्या इंस्टीट्यूट? कैसे देगा? समझ रहे हो? सर नहीं होता। तो कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो वो समझने हैं। सर नेक्स्ट, अब सर प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग ऐसे तो दी नहीं, लेकिन केस स्टडीज में पूछते, इसलिए मैंने शॉर्टकट बता दिया आपके लिए। सर शॉर्टकट क्या है? बेनक्री। बेंचमार्किंग है ना, तो बेनक्री, बेंचमार्किंग का बेनक्री शॉर्टकट है। सर सबसे पहले ऑर्डर समझो, ये बेनक्री शॉर्टकट से आप पढ़ सकते हो। मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ। सबसे पहले नीड समझो, क्या जरूरत है भाई बेंचमार्किंग की? अरे हाँ सर, नीड क्या है? यस सर। सर नीड के बाद ये चीज समझो, हमारी करंट प्रोसेस क्या है। जब तक हम हमारी प्रोसेस नहीं समझेंगे, साला बेस्ट प्रोसेस समझेंगे क्या? तो सबसे पहले एग्जिस्ट, हमारी आइडेंटिफाई करो नीड, उसके बाद हमारी प्रोसेस समझो, देन बेस्ट प्रोसेस को नोट डाउन करो, बेस्ट प्रोसेस समझो, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर आवर ओन प्रोसेस, कंपेयर आवर ओन प्रोसेस विद द बेस्ट प्रोसेस। यस, एंड देन एक नई प्रोसेस बना, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करो। सर आरओआई कैसे फाइंड करना? पढ़ के आए प्लीज, आरओआई फाइंड करना कैसे पढ़ के आए, आरओआई ऑन न्यू प्रोसेस। और सर उसके बाद उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करो। क्या है सर? सबसे पहले तो समझो कि क्या जरूरत है क्या बेंचमार्किंग की। दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस समझो। तीसरा बेस्ट प्रोसेस को नोट डाउन करो, दोनों को कंपेयर करो, जो अपने इसमें प्रॉब्लम है उसके लिए नए प्रोसेसेस बनाओ, नए प्रोसेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, और लास्ट में अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। ये हो गई बेनक्री, 6 प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बेंच। चलिए, चलिए नेक्स्ट। अब सर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनपीओ। एनपीओ क्या होते हैं सर? हम इतने बार पढ़ के आए हैं। हाँ सर बेटा एनपीओ पढ़ के आए। चलिए सर एनपीओ क्या होते हैं? सर हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी। यस सर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तभी इंस्टीट्यूट बहुत सारी जगह मार्क्स देगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि केस स्टडी में आपको समझने में काम आएगा कि क्या वो एनपीओ है कि क्या वो एनपीओ नहीं है। फिर से सर
कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए जरूरी है बिकॉज यही चीज आपको हेल्प करेगी एग्जाम में पता करने के लिए क्या वो एनपीओ है या नहीं है। सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फैन, पंखा, शॉर्टकट है फैन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट एफ। सर फिड्यूशरी रिलेशनशिप चाहिए। सर किसके बीच में? इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट के बीच में। इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट के बीच में, जो मैनेजमेंट टूवर्ड्स फंड कर रहा है। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे एलआईसी में मैंने पॉलिसी ली है तो मैं एलआईसी का इन्वेस्टर, समझ रहा? एलआईसी एक एनपीओ थी अभी तक, अब जब प्राइवेट इसमें शिफ्ट होगी तब एनपीओ नहीं रहेगी। इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टुवर्ड्स फंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, मैं चैरिटी कर रहा तो मैं इन्वेस्टर हो गया, यस सर। अब मेरे फंड्स प्रॉपरली जिनको जरूरत है उनको दे रहे हैं क्या? हम दोनों में क्या है? मैं ट्रस्ट करता हूँ उन पे, मतलब मैं फिड्यूशरी, ट्रस्ट और फिड्यूशरी का मतलब हम सीपीटी लॉ में पढ़ के आए, तो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप चाहिए, यस सर। दूसरा एफ ए से अमाउंट या कॉर्पस, या अमाउंट कोई कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस डोनेशन तुम लोग पढ़ के आओगे डीटी में। सर अमाउंट या कॉर्पस जो कंट्रीब्यूटर करता है वो प्रॉपरली मेंटेन से, चाहे मेंबर्स करे एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटर करे। मेंबर्स मतलब, अरे यार मेंबर्स मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी में समझो, मैं मेंबर हूं उनका, कोई एक्सटर्नली भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और सर एक चीज समझना, कॉर्पस आप यूजुअली फर्स्ट टाइम लेते हो, एवरी ईयर जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, डिविडेंड नहीं बांटना पड़ता बेटा, एनपीओ डिविडेंड नहीं बांटता, प्लीज कहीं जाके ये नहीं बोल देना अरे मेरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मैं तो डिविडेंड बांटूंगा। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट, अलग केस होगा तुम पे, सीए की डिग्री भी अलग छीनी जाएगी। सेक्शन 8 क्लियरली बोलता है आपका मेन मोटिव प्रॉफिट एम करना नहीं, तो सर सेक्शन 8 का कंपनीज एक्ट, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनीज, यस सर। तो एवरी ईयर जो प्रॉफिट होता है कॉर्पस में ऐड होना चाहिए, एनपीओ। फिर उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे मेनली फोकस है। क्यों? अरे बेटा प्रॉफिट कमाना मेन एम है ही नहीं ना, मेन एम तो सेवा करना है, मेन एम तो सेवा करना है। प्रॉफिट कमाना मेन एम तो है ही नहीं, तो जो चीज मेन एम है ही नहीं उसको कैसे चेक करोगे आप? ये पार्ट समझा? तो शॉर्टकट क्या है सर? सर फैन है। सबसे पहले फिड्यूशरी रिलेशनशिप से। सर ये क्यों बता रहे हो? हमें सब पता है बेटा, जब केस स्टडी आती है ना तो नहीं समझता है, तो तब ध्यान दो। फिड्यूशरी रिलेशनशिप से, ट्रस्ट की रिलेशनशिप से, कॉन्ट्रीब्यूटर्स और मैनेजमेंट ऑफ फंड से, यस सर। उसके अलावा सर फंड आ गया मतलब अमाउंट आया, तो उसको कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस ढंग से यूटिलाइज हो रहा कि नहीं हो रहा। तीसरा सर, सर कॉर्पस हर साल बढ़ता है क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हो, तो प्रॉफिट वापिस बांटना नहीं पड़ता, डिविडेंड वो कॉर्पस में ऐड होता है सर। और फोर्थ पॉइंट एन से, सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देते। अगर ये 3-4 पॉइंट्स है तो एनपीओ बोल सकते हो तुम, भले ही वो सेक्शन 8 रजिस्टर्ड नहीं हो। सर ऐसा कैसे? कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे ना, कॉस्टिंग पढ़ रहे ना, यहाँ चलता। अगर क्वेश्चन में बोला रहा कि उसको एनपीओ रजिस्टर करना है तो हाँ वो कर सकते हैं सेक्शन 8 में, ऐसा क्वेश्चन में बोला रहा तो डाल देने का, बट दोनों को लिंक मत करो अभी, यस सर। दूसरा सर चैलेंजेस हो गए ना सर कुछ इनके लिए, हाँ सर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। सबसे पहले तो मेरे को बताओ एनपीओ कॉस्ट बेनिफिट कैसे करेगी? कैसे तुम बताओगे कि प्रॉपरली कॉस्ट लगाए बेनिफिट हुआ है? कैसे बताओगे? तुमने कैंसर हॉस्पिटल खोला, अब तुम बता सकते क्या मैंने 1 लाख लगाया तो 5 पेशेंट्स बच गए? अरे कॉस्ट और बेनिफिट्स को क्वांटिफाई कर सकते क्या? नहीं सर। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एनपीओ में, क्योंकि ये लोग सर्विस में ज्यादा बिलीव करते हैं, सेवा करते हैं ना, और जहां भी सर्विसेज होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या कम रेट में, वहां कॉस्ट और बेनिफिट्स करना बहुत मुश्किल। दूसरा काफी हद तक एक एनपीओ का परफॉर्मेंस मेजरमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल चैरिटेबल ट्रस्ट में रूल्स होता है कि कितना डोनेशन चेक से लेना, कितना कैश से लेना, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ट्रस्ट का कितना है, टैक्स रेट क्या है, सब गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो टैक्स लगता ही नहीं चैरिटेबल पे, बेटा मैं डीटी नहीं पढ़ा था, उसके लिए डीटी फैकल्टी मैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ा, मैं बता रहा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज मैटर करती है। उसके अलावा कभी कभी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि एक ट्रस्ट का सिर्फ ये काम है कि भाई मुझे हॉस्पिटल ही खोलना है। अरे भाई मुझे गरीब बच्चों के एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, या मुझे फीमेल फिटिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट भी, फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट भी केस करना है। तो ये सब कैसे होगा जब मैं, ये सब चीजों मेरे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है, हाउ विल आई कवर देम? ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा फंड्स को एक प्रॉपर वे में बेटा कितना जरूरी है, कॉस्ट तुम मेजर नहीं कर सकते तो फंड्स को कैसे यूटिलाइज करोगे? और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मेजर कर सकते कि नहीं कर? सर एक बार लॉजिकली बता दो, समझाता हूँ। सबसे पहले तो जहां भी सेवा आई वहां कॉस्ट और बेनिफिट्स का प्रॉब्लम होता है, यस सर कॉस्ट और बेनिफिट्स का प्रॉब्लम हो गया। तो दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बहुत सारी सर्विसेज डिपेंड करती है। तीसरा सर, सर गवर्नमेंट पॉलिसी में मेरे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सर उन सब के अलावा सर मैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कैसे मेंटेन करूंगा, या सर मैं फंड्स कैसे प्रॉपरली मेंटेन करूंगा? ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। ऐश्वर्या राय नहीं हूं मैं, लेकिन 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। सर 1 नहीं, इस केस में 2 सोल्यूशन आएंगे बेटा। एडेप्टिव बैलेंस स्कोरकार्ड अपन पढ़ के आ गए, तो अभी यहाँ 1 सोल्यूशन। वैल्यू ऑफ मनी फ्रेमवर्क। सर ये क्या होता है? पीएससी ऑडिट करके आए ऑडिट में? सर सुना तो है गवर्नमेंट ऑडिट, पीएससी ऑडिट, उसमें 3 चीजें पढ़ते हो, 3 E's।
इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। यहाँ वो 3 E's तो रहते ही है, साथ में 5 E हो जाते हैं, 2 E और आते हैं, इक्विटेबल और एथिक्स। इक्विटेबल और एथिक्स सर हमने तो देखा ही नहीं सर, तो 3 E's होता है सर, आप कुछ भी बता रहे हो सर। अरे बेटा समझो, चलिए ध्यान दो, पढ़ो। नोट नाउ, अब 2 अदर E's रहते हैं इसमें सर, इक्विटी और एथिक्स। सर ये 2 E भी रहते हैं, ये सारे E का मिलाओगे तभी वैल्यू ऑफ मनी फ्रेमवर्क आता है। क्या आता है? तभी आता है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। ये एनपीओ में लगता है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, प्लीज नॉर्मल बिजनेस में मत लगाने, स्पेसिफिकली एनपीओ में लगता है। ओके सर। सर क्या है? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। सर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब सर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो। सर मैं कैसे याद रखता था बता रहा हूँ। एफिशिएंट, एफिशिएंट एंड एफिशिएंसी, यस सर। एफिशिएंट कैसे एंड होता सर? टी से। कैसे एंड होता? टी से। तो इसमें टी आता, आउटपुट इनपुट, इनपुट आउटपुट रेशियो मेंटेन चाहिए। बेसिकली मतलब क्या हो रहा है कि तुम जितना प्रोडक्ट अगर मैं 1 किलो आटा डाल रहा हूँ तो उससे एटलीस्ट, अगर 1 किलो गेहूं डाल रहा हूँ तो उसमें से एटलीस्ट 900 ग्राम्स तो आटा निकले। ऐसा नहीं कि 1 किलो आटा डाल रहा और 100 ग्राम ही गेहूं, सॉरी 1 किलो गेहूं डाल रहा और 100 ग्राम ही आटा निकल रहा। थोड़ा इनपुट आउटपुट रेशियो मेंटेन चाहिए, वाइजली ढंग से मुझे स्पेंड करना है। जितना मैं इनपुट डाल रहा, इनपुट में जितना पैसा डाल रहा, मेरे को जो आउटपुट के प्रोडक्ट्स मिल रहे कम से कम वो क्वालिटी वाले मिले। तो स्पेंड वाइजली, दिमाग से स्पेंड करो, वाइजली स्पेंड करो, फालतू का स्पेंड मत करो, वाइजली स्पेंड करो। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेंड वाइजली, सॉरी सॉरी स्पेंड वेल, स्पेंड वेल, ढंग से स्पेंड किया, सॉरी माय बैड। स्पेंड वेल, स्पेंड वेल मतलब ढंग से स्पेंड किया गया, स्पेंड वेल, वाइजली नहीं, सॉरी सॉरी। स्पेंड वेल, वेल मतलब अच्छे से स्पेंड किया तुमने, ढंग से स्पेंड किया, यस। अब एफिशिएंट हो गया। फिर इफेक्टिवनेस, अब इसका भी सर आप बोलोगे इफेक्ट है, इफेक्ट और इफेक्टिव का वर्ड अलग हो गया ना। एफिशिएंट और एफिशिएंसी दोनों का, एफिशिएंसी का मतलब सेम है, इफेक्ट इफेक्टिव होता है, वो इफेक्टिव होता है नॉर्मल वर्ड, ये सर। तो इसलिए एफिशिएंट से इनपुट आउटपुट, इफेक्टिव आप समझो। अब इफेक्टिव मतलब क्या होता है सर? कितना इफेक्टिव है, जो आपका क्वालिटी है, विजन है, मिशन है। और एनपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन स्टेटमेंट होता है। तो सर क्या एनपीओ के मिशन स्टेटमेंट्स अचीव हुए हैं क्या? क्या आपने जो पैसा लगाया वो ऐसे लगाया, दिमाग डाल के लगाया, वाइजली लगाया, क्योंकि पैसा सब तरफ यूज हुआ है? स्पेंट वाइजली। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है सर? इफेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, मिशन, विजन अचीव हुए कि नहीं हुए, आपने पैसा ढंग से लगाया क्या, वाइजली लगाया क्या। सर एफिशिएंसी का मतलब सर इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक से मेंटेन है क्या, मतलब आपने पैसा वेल यूज किया क्या, सही से यूज किया है क्या। इकोनॉमी, अरे इकोनॉमी मतलब तुमने ना ज्यादा खर्चा नहीं किया, अनरियलाइजेबल खर्चा नहीं किया, जितना कॉस्ट है वो मेंटेन किया। तो तुमने स्पेंड लेस किया, ज्यादा नहीं खर्चा किया, लेस स्पेंड किया, यस सर। सर इसके अलावा इक्विटी और एथिक्स, बेटा इक्विटी मतलब स्पेंड फेयरली, तुमने जो खर्चा किया है वो सही है, मतलब फेयरली किया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्पेंड कर दिया, फेयर, सबको बराबर का मौका दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर हॉस्पिटल है, अब कैंसर हॉस्पिटल में बेटा मैंने जो पैसे डाले हैं, जैसे रतन टाटा ने 5,000 करोड़ दिवाली पे दिए थे, 500 करोड़ क्यों दिए थे सर? वो फेयरली स्पेंड हो कि हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स पे जाए कुछ पैसा, कुछ बेड पे जाए, या कुछ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट पे जाए। ऐसा नहीं ना कि पूरे का पूरा पैसा चलो मेसी बना देते, एकदम अंगार सा ऐसा 5 स्टार मैस बना देते, बोले टच करोगे खाना मिलेगा। अरे फेयरली थोड़ी स्पेंड है ये, इक्विटी थोड़ी है ये। इक्विटी मतलब फेयरली स्पेंड करो बेटा, सब चीजों को बराबर का चांस दो। और एथिक्स मतलब प्रॉपरली स्पेंड करो, एथिक्स मतलब प्रॉपरली स्पेंड करो बेटा, पैसा एथिकल सेव करो, जैसे तुम्हारा पैसा ऐसा स्पेंड करो। ऐसा नहीं स्पेंड करने का, ये उड़ाओ रे चलो आज पार्टी करेंगे, ऐसा करोगे क्या पैसों से? गरीबों का पैसा या अपन पैसा कंट्रीब्यूट करते, तो 5 E's ध्यान रखना इस चीज सर। इफेक्टिव, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इक्विटेबल या इक्विटी, और लास्ट में सर एथिक्स, ये 5 E आता है। एग्जाम में आए ना तो 3 के अलावा 2 ही और लिखना, 2 ही और लिखना, यस सर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है वो पढ़ना, और इस पे केस स्टडी भी पूछी थी नवंबर 20 में। चलो इसके अलावा कुछ अदर परफॉर्मेंस मेजर जो इतने काम के नहीं है, बस मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना, होमवर्क आराम से कर सकते हो, कुछ काम के नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ अपना बेसिकली एक बड़ा चैप्टर कवर हो, और इतना बड़ा चैप्टर, यस तो काफी बड़ा चैप्टर है। देखो ये वीडियो में अभी 1 आवर 30-40 मिनट्स का गया। इसके अलावा आपको 20-30 मिनट का ये QR कोड स्कैन करके वो भी देखना है। तो आप समझ रहे हो 2.5 आवर्स का ये वीडियो। और अगर आप चाहो तो मैं ये वीडियो के बाद एंड में वो वीडियो अटैच कर सकता हूँ, अगर आप बोल दोगे, नहीं तो प्लीज उसको QR कोड स्कैन कर लेना, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा नीचे, ताकि आप वो भी वीडियो देख लो। ठीक है, ये पिरामिड वाला यहाँ लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो बताइएगा आपको ये रिवीजन लेक्चर कैसा लगा, नोट्स आपको मिल जाएगी प्लीज। ठीक है, चलो कमेंट करना कैसा लगा, डू जैसा भी लगा, अच्छे लगे बुरे लगे प्लीज कमेंट करना। ठीक है, चलो थैंक यू।